फट बता दूं क्योंकि ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए। फर्स्ट 4 यूनिट देखिए, ड्रामा, पोइट्री, फिक्शन एंड शॉर्ट स्टोरी, नॉन फिक्शनल प्रोज। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, क्या पढ़ते हैं हम लोग? फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। मैंने एक बात आपको बताई थी, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद तो एक बार दोबारा सुनिएगा। मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट किया था कि आपको लिटरेचर लवर्स पर क्या मिल जाएगी, एक बेसिकली आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और उस प्लेलिस्ट पर क्या दिया हुआ है ऐसा गाइस, उस प्लेलिस्ट का नाम है बेसिकली बेसिक्स ऑफ लिटरेचर या इंग्लिश लिटरेचर। ये मैंने एक प्लेलिस्ट बताई थी, मैं इसका बार बार जिक्र करूंगा क्योंकि इसे आप पढ़ते नहीं हो, और अगर पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छी बात। तो देखिए फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, देखिए फॉर्म्स ऑफ ड्रामा होता है, ड्रामा के डिफरेंट टाइप्स है। कहीं पर आप पढ़ते होंगे कि दिस इज अ ड्रामा दैट इज अ ट्रेजेडी, कहीं पर आप पढ़ेंगे दिस इज अ ड्रामा बट दिस इज अ कॉमेडी, फिर आप कहीं पर पढ़ते हैं ये एब्सर्ड है, कहीं पर आप पढ़ते हैं दिस इज अ हिस्टोरिकल प्ले, है ना, कहीं पर आपको किसी अलग तरीके का प्ले मिलता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेज। कहीं पर आप देखते होंगे किचन सिंक ड्रामा है ये, है ना, कहीं पर आप देखेंगे कि इट्स अ फार्स, मतलब क्या क्या नहीं देखते आप, अलग अलग चीजें देखते हैं। बेसिकली वो कवर होता है फॉर्म्स ऑफ ड्रामा में। तो आपको ये चीज डन करनी होती है सो दैट यू कैन इजिली अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन। इसी तरह से फॉर्म्स ऑफ पोइट्री के भी टाइप होते हैं, सोनेट, ओड, लिरिक, बैलेड, है ना, और बैलेड है, एपिक है, मॉक एपिक है या मॉक हेरोइक है ना, एंड अदर टाइप्स ऑफ लाइक हाइकू है, और बहुत सारे अलग टाइप मिल जाएंगे आपको। ये तो मैं कुछ नाम है जो मेरे माइंड में आ जा रहे हैं। सो आपको पोइट्री के भी फॉर्म्स पढ़ने चाहिए। अब आप कहेंगे सर इतना बेसिक आप हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग वी आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट एग्जाम दैट इज रियली इन इटसेल्फ वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम ऑल ओवर इंडिया। तो क्या हम इतना सब बेसिक से पढ़ेंगे? देखिए आपको पढ़ना चाहिए, मेरा आंसर है ये। फिक्शन एंड शॉर्ट स्टोरी, सो यू हैव सीन टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉवेल। नहीं देखा आपने? डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉवेल्स में आप क्या देखते हो वो भी मैं बता देता हूं। जैसे आप गॉथिक नॉवल, एपिस्टलरी नॉवल, पिकरेस्क नॉवल, है ना, साइंस फिक्शंस, फैंटेसी नॉवेल्स, इरोटिक नॉवल, कैंपस नॉवल, कितने टाइप है नॉवल के, तो बहुत टाइप है। सिल्वर फॉक नॉवल, इतने सारे टाइप है नॉवल के, बिकॉज नॉवल सबसे ज्यादा डेवलप्ड फॉर्म है। सो नॉवल के बहुत सारे टाइप है, डिफरेंट टाइप्स आर देयर। इवन शॉर्ट स्टोरी इसमें भी आपको गाइस मिलती है, फैबल्यू, एनेक्डोट मिलती है ना, फ्लैश फिक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज आर देयर इवन। तो हमें क्या करना होता है, हमें इसके फॉर्म्स पढ़ने होते हैं। फॉर्म्स को आप ये भी कह सकते हो टाइप्स, आप इसे कह दीजिए टाइप्स, इसे भी आप टाइप्स, मतलब टाइप्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, टाइप्स ऑफ फिक्शन, टाइप्स ऑफ पोइट्री, टाइप्स ऑफ ड्रामा, डिफरेंट टाइप्स जो होते हैं। जब आप उनके बारे में पढ़ लेते हो तो एटलीस्ट आपके माइंड में अंडरस्टैंडिंग एक होती है कि जैसे मान लीजिए आपके सामने आ गया एक्स पोयम इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। जैसे मान लीजिए कहीं पर ऐसा लिखा था, एक्स पोयम इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, तो जैसे ही आपके माइंड में आया कि ड्रामेटिक मोनोलॉग है, तो आपको सारे फीचर पता चल जाते हैं कि ओ दिस इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, मतलब ऐसा कुछ होगा। दिस इज अ साइंस फिक्शन, देन यू विल केम टू नो, है ना, बिल्कुल आपको ये सब कुछ पता चल जाता है। ठीक है ना, जब आपको ये सारी चीजें पता चल जाती हैं कि ये पोयम ये है, ये नॉवल ये है, ये ड्रामा ये है, तो आपको उसके सारे फीचर पता चल जाते हैं। ऑन द सेम वे नॉन फिक्शनल के साथ होता है। देखिए हम कई बार समझ नहीं पाते, जैसे आपके एग्जाम में आ गया क्वेश्चन, द वर्क ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन इज अ वेल नोन वर्क एसोसिएटेड विद, द वर्क ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन इज अ वेल नोन वर्क एसोसिएटेड विद। अब आप सोचने लगते हैं ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन, हु इज द राइटर, है ना, सोचने में लग जाते हैं। या फिर आपके लिए आ गया क्वेश्चन, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन इज अ काइंड ऑफ फिक्शन, किस तरह का फिक्शन है, क्या है, कौन सी कैटेगरी है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, हम लोगों को लगता है यार ये कहां से आ गया।
है ना, जैसे माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ आपके लिए एग्जाम में आया है, लाइफ ऑफ कावली और लाइफ्स ऑफ द मोस्ट इमिनेंट इंग्लिश पोएट्स, लाइफ ऑफ जॉनसन, ये ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं। तो ये बेसिकली नॉन फिक्शन से है। कितने सारे आपके एग्जाम में पीरियोडिकल्स पूछ लिए जाते हैं, है ना, पीरियोडिकल्स पूछ लिए जाते हैं। 2022 के एग्जाम में देयर वाज अ क्वेश्चन दैट वाज बेस्ड ऑन F.R. लेविश। स्क्रूटनी नाम की जो बेसिकली पीरियोडिकल है वो किसके साथ एसोसिएटेड है? F.R. लेविश। तो ये गाइज आपका नॉन फिक्शन से है। तो जब हमें कई बार ये समझ नहीं होती तो हमें लगता है अरे यार ये क्वेश्चन आ कहां से गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट प्रिपेयर बेसिक, और वो मैंने बताया बेसिक्स ऑफ लिटरेचर करके एक प्लेलिस्ट है। अगर आप उस प्लेलिस्ट पे जाते हो तो वो सारे वीडियोस फ्री देख सकते हैं, कोई कॉस्ट नहीं है, यूट्यूब पर ही अवेलेबल है आपके लिए, है ना, लिटरेचर लवर्स पर अवेलेबल है आपके लिए। ग्रेट, इवन आई हैव ऑल्सो शेयर्ड ऑन माई टेलीग्राम। अच्छा, फिर दूसरी बात आती है, देखिए इतनी चीजें तो आप समझ गए, टाइप्स ये सब का, ड्रामा के टाइप्स, पोइट्री टाइप्स, शॉर्ट स्टोरी टाइप्स, फिक्शन टाइप्स, फिक्शनल, नॉन फिक्शनल, प्रोज टाइप, सो एवरी टाइप आपने पहले पढ़ लिया। तो देखिए टाइप में एटलीस्ट कुछ कुछ चीजें तो पता चली जाती है ना, एटलीस्ट थोड़ी थोड़ी चीजें आपको पता चल जाएंगी, लिटिल बिट। ओके, ये सबसे एक बेसिक स्टेप है गाइज आपके सिलेबस को कवर अप करने का। यहां से क्या होता है, कुछ चीजें आपको क्लियर नजर आने लगेंगी ना। प्रोसीडिंग टुवर्ड्स अनदर वन पॉइंट, और अब हम समझेंगे कि अब हमने इतना तो कर लिया, इतनी अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर हो गई, तो दूसरी चीज अब आप कर सकते हो। कई सारी गाइज बुक है, इनमें से मैं कुछ बुक्स का नाम ले लेता हूं, फिर आपको पढ़नी होती है हिस्ट्री। ये ऑल द 4 यूनिट्स के लिए आप पढ़ोगे हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, है ना। मेरा वीडियो आपके लिए 2 वीडियोस अवेलेबल है, एक 6 आवर का अवेलेबल है ऑन यूट्यूब और एक 11 आवर्स का अवेलेबल है। पूरी एंटायर हिस्ट्री मैंने कवर अप की है। बेसिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है उन सारी चीजों को मैंने अपने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के वीडियो में डन किया है। इफ यू विश यू कैन वॉच ऑन यूट्यूब प्लेटफॉर्म। यहां से क्या होता है गाइज आपका, देखिए आप कहते हो ना क्रोनोलॉजी आती है सर हमारे एग्जाम में, वी हैव सीन अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस एसोसिएटेड विद क्रोनोलॉजी। सर ये पूछा था, सर वो पूछा था, सर ये पूछा था। तो गाइज अब आपको हिस्ट्री के लिए 1-2 बुक भी परचेज कर सकते हो। इफ यू विश यू कैन वॉच माई वीडियो दैट इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब। इससे क्या होता है कि आप जो बुक्स से पढ़ोगे, जो आपको चीज कवर अप करने में 10-20 घंटे 10-20 दिन लग सकते हैं, गाइज दैट आई हैव कवर्ड विद इन 11 आवर। तो आप 11 आवर दे करके भी पढ़ सकते हैं मेरे वीडियो के थ्रू ना। सो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लिए आपके पास 1-2 बुक्स हैं जिनके मैं नाम ले लेता हूं। वैसे हैं तो बहुत सारी बुक्स, हिस्ट्री के लिए बहुत सारी बुक्स आती हैं गाइज, लेकिन उनमें से 1-2 नाम, ठीक है। तो यहां पर हम ले लेते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। वैसे देखिए अगर आप किसी भी अच्छे राइटर को पढ़ लेते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई भी अच्छा राइटर जिसे आप मान लेते हो या फिर आपके किसी प्रोफेसर ने, किसी टीचर ने सजेस्ट किया हो, दैट इज ऑल्सो द बेस्ट। लेकिन मेरे हिसाब से जैसे आप रूटलेज पढ़ लेते हो, रूटलेज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, है ना, रूटलेज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, है ना, ये एक बुक है जिसको आप परचेज कर सकते हो, पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम रूटलेज हिस्ट्री एडवर्ड अल्बर्ट भी है, जैसे बहुत सारे लोग एडवर्ड अल्बर्ट पढ़ते हैं, एडवर्ड अल्बर्ट पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। यस, और एक और गाइज है इवॉन्स करके, उन्होंने लिखा हुआ है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, वो भी काफी अच्छी बुक है। अगर आप बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं और बहुत डीपली पढ़ना चाहते हैं और टफ लैंग्वेज को कवर अप कर सकते हैं, आई मीन डिफिकल्ट वर्ड्स को आप अगर समझ सकते हैं, तो देखिए डिफिकल्ट वर्ड्स के लिए डेविड डेचेस है, लेकिन बहुत बड़ी पड़ जाएगी, लेंदी पड़ेगी। डेविड डेचेस ये वाली बुक है, बहुत अच्छी बुक है। अपार्ट फ्रॉम दीज बुक जैसे जे लॉन्ग की बुक आती है, सिर्फ बेसिक पढ़ना है तो जे लॉन्ग, विलियम जे लॉन्ग, है ना, विलियम जे लॉन्ग। ये कुछ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की कुछ बुक्स के नाम हैं।
आप जब मेरा वीडियो देखेंगे, जो 11 आवर का वीडियो है, उस वीडियो को जब आप ओपन करेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन ओपन कीजिएगा, उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने 10 बुक्स लिखी हुई हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की। गॉट इट? यहां पर मैं तो एक ही दो मेंशन कर रहा हूं, वैसे आप रूटलेस ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हिस्ट्री आपकी डन। एंड फ्रॉम हियर गाइस, आप क्या कर सकते हो कि यहां से आप बेसिक और काफी अच्छे लेवल की हिस्ट्री को कवर अप करेंगे। एंड इवन ओनली हिस्ट्री नहीं कवर अप होती, द मेजर राइटर्स ऑफ द पीरियड इन ड्रामा, द मेजर पोएट्स ऑफ द पीरियड एंड मेजर नॉवल और शॉर्ट स्टोरी राइटर्स और नॉन फिक्शनल प्रोज राइटर्स ऑफ द पीरियड, इन सारे के बारे में पता चल जाता है। देखिए, इस सबको अच्छे से पढ़ने का एक ही तरीका है कि इसको कंबाइंड पढ़ा जाए। बाय द वे, जब मैं पढ़ाता हूं इसको, इस टॉपिक को इन पेड क्लासेस, ड्रामा, पोइट्री, फिक्शन, शॉर्ट स्टोरी एंड नॉन फिक्शनल प्रोज, तो मैं एक एक यूनिट को पढ़ाता हूं। वो देखिए बहुत एप्रोप्रिएट नहीं होता, लेकिन बात क्या होती है ना कि बहुत सारे बच्चे, जैसे आप लोग एस्पिरेंट्स है, यू ऑल आर यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स, है ना, तो बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं, सर यूनिट 1 के पूरा का पूरा कहां है, यूनिट 2 किधर है, यूनिट 3 किधर है। दैट्स व्हाई गाइस मैं इनको अलग अलग पढ़ाता हूं। लेकिन एक सही तरीका है, द बेस्ट वे एंड द इजीएस्ट वे, वो ये है कि इन चारों यूनिट्स को एक साथ ही पढ़ा जाता है। आई मीन, जब आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एक्सप्लोर करते हैं, सो यू आर गोइंग टू कवर दीज 4 यूनिट्स। You will came to know about the major writers. Sir, I have read David and Routledge. Yes, Anjali, 3 times. It's really interesting. You can try. Routledge इतनी बड़ी बुक है, 6 मंथ के अंदर कवर अप हो जाएगी। अरे नहीं, 6 मंथ नहीं है, 1-2 महीने में कवर अप कर लेना है आपको। Did you make notes after reading it? No, Anjali, RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी गाइड करें। देखिए, आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हो, आरपीएससी के लिए तैयारी करते हो, या आप यूजीसी नेट के लिए करते हो, यूपीएससी के लिए करते हो, या फिर आप सेट एग्जाम के लिए करते हो, ये सारी चीजें एक ही है। बट द ओनली डिफरेंस इज कि टॉपिक अलग अलग हो जाते हैं बस। ठीक है, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरपीएससी, तो ये आरपीएससी के लिए भी यही होता है, यही तो पढ़ना होता है ना, ड्रामा, पोएट्री, फिक्शन, नॉन फिक्शनल, प्रोज। बट द ओनली डिफरेंस इज आपको उसके टाइटल पढ़ने होते हैं। ठीक है, यस, हाँ, ये बात आप समझ लीजिए। तो ये देखा आपने, आपको ये चीजें डन करनी होती हैं, और ये डन करने के लिए रूटलेज गाइज आपको क्रोनोलॉजी यहां से कवर अप होगी। अच्छा, क्रोनोलॉजी के लिए कुछ मेरे पास इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, प्लीज डू फोकस ऑन दीज स्टेटमेंट्स, और मैं क्रोनोलॉजी को आपके थोड़ा इजी बनाना चाहता हूं। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट ज्यादातर आपको रोते हुए नजर आएंगे, सर आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर एवरी सिंगल राइटर, एवरी सिंगल डेट, एवरी सिंगल ईयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बात जान लेनी चाहिए कि कोई भी इंसान सारी चीजें नहीं याद कर सकता, ना ही वो ऑल द डेट्स याद कर सकता है, ना ही ऑल द नेम ऑफ द बुक और द राइटर्स और एवरीथिंग ही कांट रिमेंबर। गॉट इट ना? अरे मिला लेना देवी, क्या नाम है, रुचि कुमारी। हाँ, भगवान ने दिमाग दिया है और सब कुछ दिया है, यूजीसी नेट के सिलेबस को रख लीजिएगा और आरपीएससी के मिला लीजिएगा, है ना, मैच कर लोगे तो दिक्कत नहीं जाएगी। कभी कभी खुद भी काम किया करिए कुछ, ठीक है ना। हाँ, आरपीएससी में ग्रामर इंक्लूडेड है, तो देवी और सज्जनों आप तो जानते हैं ना कि ग्रामर नहीं पढ़ाया जाता यूजीसी नेट में। क्या बात करते हो आप लोग भी, है ना, जानबूझ करके आप लोग, मतलब भाई ग्रामर तो यहां पढ़ाया नहीं जाता। जब ग्रामर नहीं पढ़ाया जाता तो ग्रामर वाला टीचर आपको ग्रामर पढ़ाएगा। गलत नहीं हूं ना मैं? सो यू कैन ओनली अंडरस्टैंड, है ना। चलिए, अब समझ लीजिए देवी और सज्जनों, मैं मतलब आराम से मैं बातें बता रहा हूं आपको, क्योंकि मैं यहां पर यूजीसी नेट जेआरएफ के बारे में बात कर रहा हूं। सो माई फुल फोकस इज ऑन यूजीसी नेट जेआरएफ। ओके, जब मैं आरपीएससी के बारे में कभी बात करूंगा, सो देन आई विल बी टॉकिंग ऑल अबाउट आरपीएससी। देखिए, हर जगह में हर टॉपिक को अंदर करना बाहर करना, मतलब यू नो कि मैं अच्छा नहीं महसूस कर। आई एम टॉकिंग अबाउट यूजीसी नेट एंड माई 100% फोकस इज ऑन यूजीसी नेट, सो दैट आई कैन टेल कि क्या चीजें हैं, कैसे कवर अप करिए और कैसे डन कर लीजिए। गाइज आइए फोकस करते हैं हम लोग। हमारा फोकस है किस चीज पर? वी आर गोइंग टू फोकस ऑन क्रोनोलॉजी मेड इजी। So what are the important points and how you can remember chronology easily? उसके लिए 1-2 पॉइंट आप मेरे सुन लीजिए।
देखिए क्रोनोलॉजी या किसी चीज को याद करना, हमें कनेक्ट करना होता है किसी चीज से। कनेक्ट करने से हमें वो चीज याद रहती है। मेक इट इजी, कैसे भी कनेक्ट कीजिए। जैसे आप किसी कोई डेट आपको ऑलरेडी याद है, मान लीजिए आप 1984 के बारे में जानते हैं, तो इस डेट से कनेक्ट करके याद कीजिए। अपनी डीओबी से याद कर लीजिए, अपने क्रश की डीओबी से याद कर लीजिए। क्रश की डीओबी से भी बहुत कुछ याद किया जा सकता है। अपने फादर की डीओबी से कुछ याद कर सकते हो, मदर की डीओबी से कुछ याद कर सकते हो। मीन्स जस्ट आपको कनेक्ट करना है, कनेक्ट इट फ्रॉम एनीवेयर एंड मेक श्योर कि आप इस तरह से इसे याद रखोगे। देखिए ये एक पहला तरीका होता है। क्रोनोलॉजी इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, बट द ओनली थिंग इज हम पढ़ने जैसे ही देखते हैं ओ हो क्रोनोलॉजी, मर गए, ये तो याद ही नहीं हो। देखिए सबसे पहले से नो करिए। आपको सबसे पहले नो कहना है किस चीज के लिए, है ना? यस, सबसे पहले नो कहिए इस बात को लेकर के कि देखिए हमें चीजें याद नहीं होती। अगर याद नहीं होती, आप कुछ याद नहीं कर पाते हो, पढ़ नहीं पा रहे हो, तो टेक माई सजेशन, काहे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी और एग्जाम की कर लीजिए जो आपको याद होता हो, है ना? बिकॉज इफ यू आर यूजीसी नेट इंग्लिश एस्पिरेंट, मेक श्योर कि आपको लाइफ में बहुत याद करना पड़ेगा। एंड इफ योर मेमोरी इज नॉट वेल इनफ टू रिमेंबर डिफरेंट पॉइंट्स, तो फिर क्यों फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, दूसरों का टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये मत कहिएगा सर आप हमें डिप्रेशन में डाल रहे हैं, ये रियलिटी है। बिकॉज ये जो एग्जाम है ये ऑल अबाउट फैक्ट्स के बारे में है। आपको याद करना ही करना होगा। अगर आप नहीं याद कर रहे हो तो आप बाहर निकलोगे। एक बार एग्जाम दोगे, 2 बार, 3 बार, 4 बार, बाहर निकल जाओगे एग्जाम, बिकॉज यू हैव टू रिमेंबर। तो इसीलिए ये कहना बंद कर दीजिए अरे सर याद नहीं होता, कितना याद रखूं, बहुत दिक्कत है। जितना आप अपने माइंड को निगेटिविटी दोगे, आपका माइंड बोलेगा हाँ मुझे याद नहीं होता, हाँ मैं नहीं याद कर पाऊंगा। सो प्लीज ये बात पहले से समझ लीजिए। याद करना है, याद रख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से याद हो जाएगा, चुटकियों का काम है ये। ठीक, देखिए मेरे पास सिंपल सी बात है कि मैं मुंह देखी बात नहीं कर सकता कि आपका मुंह देख के अरे क्रोनोलॉजी मेरी क्लास ज्वाइन कर लीजिए, मैं इसको हलवा बना दूंगा, चटनी बना के, घुट्टी बना के पिला दूंगा, खिला दूंगा। मुझसे ना होगा भाई, याद करना पड़ेगा। चाहे आप मेरी क्लास ज्वाइन कर लीजिए, चाहे ना ज्वाइन कीजिए, चाहे घर में बैठे रहिए, चाहे खुद से पढ़िए, यू हैव टू रिमेंबर, मतलब याद करना पड़ेगा। और अगर आपकी अच्छी मेमोरी नहीं है तो याद कम होगा। और ज्यादातर आप जब चिल्लाएंगे कि मुझे याद नहीं होता, मुझे याद नहीं होता, मैं भूल जाता हूं, तो आप प्लीज पक्का मानिए कि आप भूल जाओगे, है ना? वो 3 इडियट्स में कहते हैं दिल को पागल बना सकते, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, है ना? ऑल इज वेल करके दिल को समझा लिया करिए, माइंड से कह दिया करिए याद रखना है इसको भाई, ये जिंदगी और मौत का सवाल है। सो कनेक्ट कीजिए। एक तो ये तरीका होता है कि कनेक्ट कीजिए। जैसे आप कोई माइंड मैप बना करके भी आप अपने आप को चीजें याद करवा सकते हैं, है ना? मेक श्योर कि आप एवरी डे 2-3 वर्क्स की डेट्स को याद करेंगे, पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए आप आज आपने डेविड कॉपरफील्ड याद किया, ग्रेट एक्सपेक्टेशन याद कर लिया, नेक्स्ट डे आपने याद किया एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, अगले दिन आपने एरोपैजिटिका याद किया, अदर डे लेवियाथन को याद कर लिया। दिस इज हाउ यू कैन। मैं कहता हूं कि ज्यादा नहीं, आप एक डेट एक दिन में याद कीजिए, एक डेट एक दिन में। आपके पास अगर 5 मंथ है और एक डेट आप एक दिन में याद करते हैं, सो 5 into 30, 150 डेज आपके पास है, एटलीस्ट 150 पॉइंट आपको याद हो जाएंगे। एटलीस्ट आपके पास 150 डेट्स याद होंगी, और इन 150 डेट्स की मदद से अगर आप चाहें तो इसके साथ कनेक्टिविटी ड्रॉप करके आप मल्टीपल डेट्स याद कर सकते हो। मल्टीपल डेट्स गाइस, यस, है ना? या और एक और बात है आपके लिए, देखिए याद करने का एक और अच्छा इंटरेस्टिंग तरीका होता है कि जब देखिए हमने तो ठाना ही है भाई हमें नेट क्रैक करना है, एंड नेट, जेआरएफ, एंड देन लेटर ऑन गोइंग टू बी असिस्टेंट प्रोफेसर, और अपने आप को एज अ प्रोफेसर देखना है। तो एक और इंटरेस्टिंग बात है
हर दिन याद करने का निर्णय लेना है, और निर्णय लेने के साथ ये जो मैंने अभी अभी आपको बताया ना कि इतना याद कीजिए। फिर आपको मैं एक और बात बताता हूं, एक आप और काम कर सकते हो, जैसे एवरी डे आप अपने कमरे में एक छोटा सा बोर्ड रख करके इस पर डिफरेंट आप 10 पॉइंट्स पुट कर सकते हो। जैसे एक डेट रख लीजिए, एक राइटर का नाम, कोई वर्क, एक कोई टर्म रख लीजिए, है ना, एक जैसे कोई टर्म रख लिया, एक कोई पोएटिक लाइन रख ली, कोई स्टेटमेंट रख लिया, डिफरेंट डिफरेंट 10 फैक्ट्स लिख लीजिए, याद कीजिए डेली। अब मान लीजिए ये तो ऐसे हैं बच्चों वाले काम है, ये बच्चों टाइप के काम होते हैं, करना होता है, कीवर्ड्स याद करे जाते हैं कि कीवर्ड्स ये हैं और हमारी डेट ये है, एंड वी कैन कनेक्ट। हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत आराम से हो जाता है। मुझे इतनी सारी डेट्स कैसे याद रहती हैं? सबसे बड़ा रीजन है कनेक्टिविटी, मैप बनाना, और मैं ईयर्स को कनेक्ट कर लेता हूं ऑलवेज, अपनी डेट ऑफ बर्थ से किसी और की डेट ऑफ बर्थ से, देन सो दैट आई कैन रिमेंबर गाइस। ओके, सो दैट वी कैन रिमेंबर। तो प्लीज आपके लिए ये सजेशन है मेरा क्रोनोलॉजी के लिए, सो दैट यू कैन मेक क्रोनोलॉजी इजी, सिंपल वन, और आराम से याद कर लो। जब आपकी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कवर अप करेंगे तो आपकी ये और ये यूनिट डन हो जाती है। अच्छा, एक और क्वेश्चन किसी कैंडिडेट ने नहीं पूछा, देन आई एम गोइंग टू टेल यू, बहुत वीक हो, जो होगा वो 3 बार में क्वालिफाई कर लेगा। अच्छा, बिल्कुल अंकित क्यों नहीं करेगा? जस्ट लाइक क्वेश्चन, वाह सर ये तो गुस्सा आता है तब करती हूं मैं। डेट्स एंड पब्लिकेशन आर इजी टास्क फॉर मी टू लर्न। वाह, ग्रेट। अच्छा, मैं एक दो और बातें आपको बता देता हूं यहां पर। देखिए, आपने इतना सब कुछ अगर पढ़ना है, आपके मन में ये सवाल होगा कि क्या सर आप हमें इंपॉर्टेंट बता देंगे सो दैट हम वही पढ़ें और इसके बाद हम कुछ ना पढ़ें? कितने लोग यही सोच रहे थे? कमेंट बॉक्स में बताइए। सर ऑल द 4 यूनिट्स के इंपॉर्टेंट लिस्ट हमें दे दीजिए सो दैट हम पढ़ें और हमारा काम हो जाए। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट यही सोच रहे थे, क्योंकि मैं आपके मन की बात जानता हूं ना, मोदी जी से कम नहीं हूं मैं, है ना? यस। हाँ, अगर आप ये सोच रहे थे कि ड्रामा, पोएट्री, फिक्शन, नॉन फिक्शन की इंपॉर्टेंट लिस्ट आपको मिल जाए, देन इसका आंसर है मेरे पास। यू कैन प्रिपेयर वन ऑफ द वंडरफुल लिस्ट बाय योर ओन। आप खुद काम करके ये प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? 2-3 तरीके हैं। जब मैंने कहा कि आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो हिस्ट्री में आपको इंपॉर्टेंट वर्क्स नजर आएंगे। आप चाहें तो अपनी कॉपी में एक लिस्ट बना सकते हो, ये वर्क हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट नजर आए, द इंपॉर्टेंट वर्क बाय द राइटर, द इंपॉर्टेंट वर्क बाय द राइटर। ऐसा काम कर सकते हो, पहला तरीका है। दूसरा तरीका इसका ये होता है, PYQs पढ़ोगे। तो जब PYQs पढ़ोगे, चेकआउट कीजिए कि ऐसा कौन सा वर्क है जो मल्टीपल टाइम रिपीट होता है। कभी कैरेक्टर पूछते हैं, कभी स्टेटमेंट पूछते हैं, है ना, कभी कैरेक्टर, समटाइम्स स्टेटमेंट, समटाइम पब्लिकेशन डेट, समटाइम्स लाइन फ्रॉम द वर्क। PYQs को जब आप पढ़ते हो तो PYQs में आपको कई बार ऐसा नजर आता है कि ये वाला वर्क 2 बार पूछा गया, ये वाला वर्क 3 बार पूछा गया, ये वाला वर्क 4 बार पूछा गया। सो देन यू कैन जस्ट इंक्लूड द पर्टिकुलर वर्क ऑन योर लिस्ट। ये एक बेस्ट तरीका होता है, ठीक है। अगर आप मेरे साथ ये पढ़ते हैं जैसे हमारी क्लासेस में, क्योंकि एक दिन में ये कभी पॉसिबल नहीं होता कि आई कैन शेयर कि ड्रामा ये लो, पोइट्री ये लो, फिक्शन ये लो, नॉन फिक्शन ये लो, है ना, बिकॉज हमें ये सब कुछ पढ़ाना पड़ता है वन बाय वन एवरी डे। तो ये कैसे होता है तैयार कि मतलब हम लोग पूरा का पूरा आपको ये पढ़ाते हैं, ये वाले टॉपिक, ये वाले राइटर का ये पढ़िए, दिस राइटर फ्रॉम दिस वन, ये राइटर इसलिए इंपॉर्टेंट है, इस तरह के कैरेक्टर्स पूछे जाते हैं, मतलब आपको एक गेस दिया जाता है सो दैट कि आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सको। ये 2 तरीके बहुत अच्छे हैं, हिस्ट्री एंड PYQs, सो दैट यू कैन डिसाइड कि ये वर्क मुझको पढ़ना है। हाँ, अब आप कहोगे सर इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। नहीं, कोई खास नहीं टाइम लेता, जस्ट आप जब ये पढ़ते हो तो लिखते जाइए। जैसे मान लीजिए मैंने बताया यूलिसिस इज वन ऑफ द वेल नोन वर्क एसोसिएटेड विद जेम्स जॉयस। यूलिसिस को नोट कीजिए। अच्छा, मतलब एक दिन में नहीं बैठ के आपको बनाना है, धीरे धीरे ग्रेजुअली सारी चीजें हैंडी रखिए अपने आसपास, है ना, बिल्कुल, तब आप जाकर के अच्छा काम कर सकते हैं। यस प्रवीण, आई डिड इट सेवरल टाइम्स इन बैचलर्स।
डेट्स एंड पब्लिकेशन एंड ऑल बेस्ट फॉर न्यू कंटेम्प्रेरी राइटर्स। देखिए ये मेरा एक तरीका था जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद गाइज आती है बात यहां पर नोट पर। ये मैंने आपको 4 यूनिट्स के बारे में बताया है अभी, बस ओनली 4 यूनिट्स के बारे में। अभी 4 यूनिट्स के बारे में क्या पढ़ना चाहिए उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। ये थोड़ा इसी पर रुक जाइए नोट से पहले। देखिए क्या पढ़ना चाहिए ड्रामा और नॉवेल में। ड्रामा, नॉवेल, पोइट्री हो आपकी, है ना, पोइट्री हो, और या फिर नॉन फिक्शन हो। नॉन फिक्शन क्या पढ़ेंगे तो वो चीजें आप समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले बात आती है इनकी डेट। सभी की गाइस डेट बहुत जरूरी होती है। डेट आई मीन ईयर ऑफ पब्लिकेशन, व्हेन इट वाज पब्लिश्ड। ये काफी जरूरी होता है क्योंकि ये क्रोनोलॉजी में दे दिया जाता है। इज इट नॉवेल, इज इट ड्रामा और पोइट्री और नॉन फिक्शन का वर्क हो, कोई भी वर्क हो, ये डेट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात होती है गाइस बुक। जैसे कोई वर्क होगा, द वर्क वॉज रिटन इन 2 बुक्स, द वर्क वॉज रिटन इन 3 बुक्स, इन 5 बुक्स, इन 7 बुक्स, इन 9 बुक्स, इन 12 बुक्स। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर मान लीजिए आपका कोई वर्क है, जैसे मान लीजिए कोई पोइट्री है, द पोयम वॉज कंपोज्ड इन, और द पोयम इंक्लूड 12 बुक्स, जैसे मान लीजिए पैराडाइज लॉस्ट। जैसे प्रिल्यूड है 14 बुक्स, तो आपको ये याद करना होता है कि हाउ मेनी बुक्स आर देयर, है ना, हाउ मेनी बुक्स आर देयर। तो बुक्स आपको याद करनी होती है, नंबर ऑफ बुक्स। अगर मान लीजिए बुक का कोई टाइटल है कि इसमें ये टाइटल है, तो वो टाइटल भी याद करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखते हैं वर्जीनिया वुल्फ का वर्क है दैट इज टू द लाइट हाउस। तो टू द लाइट हाउस को आपको क्या करना होगा, टू द लाइट हाउस को आपको याद करना होगा कि इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। टेल ऑफ 2 सिटीज बाय चार्ल्स डिकेंस, इसमें याद करना होता है कि बुक के कौन कौन से पार्ट्स, है ना। ये आपके लिए काफी जरूरी पार्ट होता है। याद करना है आपको डेट, बुक के टाइटल्स, रिटन बाय, फिर इसका जो राइटर होगा, राइटर को तो आपको याद ही करना होता है। देखिए राइटर्स में अगर मान लीजिए किसी अदर कंट्री से बिलोंग करता है, जैसे मान लीजिए आयरिश राइटर है वो, सो प्लीज कीप इन माइंड दिस इज एन आयरिश राइटर। अगर मान लीजिए वो नाइजीरियन है तो नाइजीरियन माइंड में रखिए। अगर वो कैनेडियन है सो प्लीज कीप इन माइंड ये कैनेडियन है। आपको ये चीज याद करनी होती है कि ये कैनेडियन है, आपको माइंड में रखनी होती है। अब आप कहेंगे सर हर एक राइटर का, तो कोशिश तो हर एक राइटर की करनी चाहिए। अब नहीं हर एक राइटर का कर पाते तो एटलीस्ट प्रोमिनेंट फिगर तो आपके पास होनी ही चाहिए। उसने कौन कौन से प्राइज विन किए हैं, जैसे मान लीजिए प्राइज में मान बुकर प्राइज, बुकर प्राइज, नोबल प्राइज, कोई ऐसा प्राइज मिला है उसे। इंडिया से है साहित्य अकादमी अवार्ड, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अवार्ड्स दे हैव रिसीव्ड, लाइक विलियम सॉमरसेट मॉघम अवार्ड, पुलित्जर प्राइज। तो प्राइज भी आपको याद करने होते हैं कि कौन सा प्राइज मिला। हर वर्ग के लिए नहीं मिलता, बट जिस वर्ग के लिए मिलता है वो याद कीजिए। गॉट इट, प्राइज। इसके बाद आता है अब अगला पार्ट, ये है समरी का। गाइज आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना होता कि आपने मान लीजिए पढ़ना है आपको एक नॉवल, उठाया पूरा नॉवल और शुरू हो गए ब्रह्मास्त्र की तरह। लाइक द नॉवल कंटेन्स 200 पेजेस, लगे पलटने पेजेस, वाह 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 वाह। आप भी बूढ़े हो जाओगे, एनटीए का एग्जाम पैटर्न भी चेंज हो जाएगा जब तक आप इतने सारे नॉवल पढ़ पाओगे, ठीक है। यस, सो प्लीज ये बात भी आपके लिए बड़ी जरूरी है कि आप उसकी समरी लाइन पढ़िए। अब आप कहेंगे सर समरी पढ़ने से कुछ नहीं होता, अभी एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था बहुत डीप था। अरे यार एक क्वेश्चन आया था ना जो बहुत डीप था, अब तो क्वेश्चन पूरे डीप नहीं आ गए ना। सो दैट्स व्हाई गो थ्रू समरी। समरी लाइन आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग साइट्स हैं, बहुत सारी साइट्स हैं, वहां पर आपको मिल जाएंगी जो फ्री सोर्सेस हैं, जैसे विकिपीडिया, स्पार्क नोट्स, लिट चार्ट, कोर्स हीरो, स्मूव। ये बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, जैसे
क्लिफ नोट्स, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो गूगल पर लिस्टेड हैं, जहां पर आपको शॉर्ट, क्रिस्पी, इंटरेस्टिंग समरी मिल जाती है। ठीक है, एक बात और यहां पर याद रखिए, समरी के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 5 मिनट के, 3 मिनट के, 10 मिनट के वीडियो रेफर करते हैं। एक बात जान लीजिए, आप 5 मिनट में, 10 मिनट में उस वर्क के बारे में थोड़ा बहुत तो जान जाओगे, मे बी आपको स्टोरी क्लियर हो जाए, लेकिन लगभग पॉइंट्स आपके छूट जाते हैं 5 मिनट 10 मिनट वाली समरी। ठीक है, सो बीइंग अ यूजीसी नेट एस्पिरेंट, थोड़ी समरी लाइन आपकी लेंदी होनी चाहिए। जैसे समरी, उसके कैरेक्टर्स के बारे में जानना, कैरेक्टर्स के साथ क्या कोई इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें, जो इंपॉर्टेंट लाइन इस वर्क में आई हो, कोई इंपॉर्टेंट लाइन है ना। अगर कोई कमेंट है जो बहुत किसी रिनाउंड राइटर ने किसी वर्क को लेकर के दिया है, जैसे मान लीजिए हैमलेट के बारे में टीएस एलियट का कमेंट, अगर इस टाइप का कोई कमेंट है सो प्लीज आप उसको भी फॉलो करें, सो दैट कि आपको वो याद रहे, और याद रहने के बाद आपकी परफॉर्मेंस भी बढ़े, है ना। इसकी थीम क्या है, थीम पर बेस्ड भी, सब्जेक्ट क्या था आपके इस नॉवेल का, ड्रामा का, पोइट्री का, सुपर नेचुरल है, नेचुरल है, कई तरह की चीजें होती हैं, वो आपको कवर अप करनी होती है। एंड नाउ द पॉइंट इज कि सर नॉन फिक्शन में कोई समरी नहीं होती, तो जिसमें नहीं है तो क्या करोगे, सर के बल थोड़ी ना खड़े हो जाओगे, किसी की समरी होगी, किसी की कोई समरी नहीं होगी, है ना। किसी की समरी होगी और किसी की समरी नहीं होगी, गलत बात बिल्कुल भी नहीं है ना। यस, गॉट इट। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से आप ये चीजें कवर अप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं आपके लिए थोड़ा लेंदी है, मुश्किल है, तो आप इसमें हेल्प ले सकते हैं किसी एक्सपर्ट की, जैसे एक्सपर्ट गाइडेंस देने वाले एजुकेटर लाइक मी और एनी अदर एजुकेटर जिससे आपको प्यार है, जो आपको पसंद आता है, तो जस्ट आप उससे हेल्प ले सकते हैं, सो दैट वो आपकी चीजें क्लियर करे। इसमें मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि नहीं मुझे ही रेफर कीजिए, जिस भी एजुकेटर, जो भी आपको अच्छा लगे, एनी ऑफ द एजुकेटर जो आपको अच्छा लगे, आपके पास में हो, कोई ऑफलाइन हो, कोई ऑनलाइन हो, बट मेक श्योर पढ़ाने वाला टीचर हो और आपको समझ आता हो उस टीचर का, है ना। द लैंग्वेज यू कैन अंडरस्टैंड। इतनी चीजें गाइज आपको डन करनी होती हैं। इनमें से कुछ चीजें हो सकता है छूट गई, जैसे अभी कुछ चीजें क्या होती हैं कि मान लीजिए कि एक वर्क है, उस वर्क के कैरेक्टर किसी दूसरे वर्क से लिए गए, है ना। अब जैसे विलियम गोल्डिंग का लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, सो कैरेक्टर हैज बीन टेकन फ्रॉम आर.एम. बैलेंटाइन्स कोरल आइलैंड, तो देखिए ये एक इंटर रिलेशन है, वो याद कर सकते हो। द टाइटल ऑफ द वर्क हैज बीन टेकन फ्रॉम, तो जो टाइटल है, अब मान लीजिए जैसे वे ब्रेव न्यू वर्ल्ड है, सो द टाइटल हैज बीन टेकन फ्रॉम विलियम शेक्सपियर्स वर्क, तो वो भी आपको याद करना पड़ता है। एल्यूजन दिया गया है क्या, कोई रेफरेंस दिया गया हो, जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ रहे थे लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रुफॉक, सो व्हेन यू आर गोइंग थ्रू लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रुफॉक, आपको एक पॉइंट नजर आया, आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट नॉर मीन टू बी, मतलब वो प्रिंस हैमलेट विलियम शेक्सपियर के हैमलेट प्ले से उस कैरेक्टर का रेफरेंस दे रहा है, तो ये भी आपको याद करना होता है ना। जैसे इसके अलावा भी इसका एपिग्राफ, इसका एपिटैफ, जैसे एपिग्राफ आप देखते हैं ना, जो बिगिनिंग में जो पार्ट आपको नजर आता है कि एपिग्राफ क्या है, राइटर के बारे में थोड़ा बहुत, राइटर किस टाइप की राइटिंग करता था। अब जैसे मान लीजिए कोई भी आप पढ़ोगे इनमें से, नॉवल, ड्रामा, प्रोज, पोइट्री, व्हाटएवर यू आर गोइंग थ्रू, तो जिस भी राइटर के बारे में आप पढ़ रहे हो, एटलीस्ट थोड़ा बहुत उस राइटर के बारे में, हु वॉज द राइटर, फ्रॉम वेयर ही, उसकी बिलोंगिंग कहां से है, किस एरा से वो बिलोंग करता था। जरूरी नहीं सबकी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ याद हो, बट एटलीस्ट किस टाइम पीरियड से बिलोंग करता था, किस तरह की राइटिंग की, कौन सी कंट्री से एसोसिएशन है, ये चीजें आपको कवर अप करनी होती है। गाइज आई एम टेलिंग यू, जितना मैं चीजें आपको बता रहा हूं, अगर आप ये सब फॉलो कर लेंगे तो आप यूजीसी नेट क्रैक आराम से करोगे, जेआरएफ करोगे और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे। क्योंकि देखिए बताते बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उतनी चीजें ज्यादा नहीं बताते, हर एक चीज पर, पॉइंट पर फोकस नहीं करते। और यहां पर मेरा जो पर्पज है, सोल पर्पज, वो आपको एक फुल गाइडेंस देने का है, सो दैट आपको बेस्ट मिले और आप बेस्ट आउटकम दो। ये मेरी तारीफ थी खुद की, अपने ही शब्दों में। सर सीम्स टाइटल लिटिल इरिटेटेड टुडे और इट इज हिज नेचुरल सार्कास्म। अरे कीर्ति,
नहीं नहीं, मैं ऐसे ही हूँ, मैं सूखा हुआ ही हूँ, मुझ में ज्यादा आपको रस नहीं नजर आएगा। आई मीन मैं आपको ज्यादा मुस्कुराता हुआ नहीं नजर आऊंगा, मैं ऐसे सीरियस टाइप ही नजर आता हूँ। गाइज कीर्ति को बता दीजिए थोड़ा सा, कोई बता दो भाई जल्दी से प्लीज। ये मेरा नेचुरल तरीका है, बता दीजिए, इनकी शकल ही बेकार है, क्या करे ये। मैं देखिए ऐसे ही नजर आता हूं, थोड़ा सा मेरा स्वभाव ही ऐसा है, बस ये मानिए आप। यू आर बेस्ट सर जी। अरे पूरब, ऐसे ही बोलिए सर, सर का नॉर्मल नेचर है। वाह क्या बात। आप लोग कुछ भी गणित ना लगाया करिए, है ना, मैं बहुत, आई एम जस्ट अ लिटिल चाइल्ड, बहुत क्यूट, बहुत प्यारा सा और अच्छी गाइडेंस देने वाला हूं, है ना। तो बस नॉर्मल ले लीजिए, कीर्ति सर जो बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। अरे ठीक है अंकित, क्या करें, एजुकेटर की अपने फिक्र करना पड़ता है भाई, सामने है कोई, ऐसा तो नहीं कि परेशान हो, है ना। एक बार लाइक भी कर दीजिएगा सेशन को, ठीक है। चलिए, देखिए इतनी सारी मैंने बातें बताई, इनको आपको अगर हिंदी में बोले तो शिरोधार्य करना है। शिरोधार्य करने का मतलब ग्रहण करना है, आपको ये समझना है, याद रखना है और ये करना है, ठीक है। चलेगा ना। हाँ, ओके नाउ गाइस लुक एट दिस वन। यूनिट नंबर 5 पर हम लोग आते हैं। देखिए यूनिट नंबर 5 में आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये वो यूनिट है जो बड़ी लिमिट की होती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट होती है ये, बहुत लिमिट की यूनिट है। गाइज आपको इसमें लैंग्वेज बेसिक कॉन्सेप्ट, थियरीज, पैरागॉजी एंड इंग्लिश इन ह्यूज। लैंग्वेज बेसिक कॉन्सेप्ट, तो बेसिकली लैंग्वेज के क्या कॉन्सेप्ट है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, है ना। जैसे आपको यहां पर टर्मिनोलॉजी, मॉर्फीम, फोनीम, मॉर्फोलॉजी, इन सारे टर्म्स को, जैसे क्रियोल है, पिजिन है ना, डायलेक्ट है, इन सब के बारे में आपको यहां पर पढ़ना होता है, लैंग्वेज बेसिक कॉन्सेप्ट। एंड देन थियरीज, यू नो गाइज, लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग थियरीज। व्हाट आर द लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग थियरीज, व्हाट। तो जो लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग थियरीज हैं उनको भी बड़े अच्छे से देखना पड़ता है। मैंने ये क्यों कहा कि इसे आप लाइट ले सकते हो, देखिए इससे बड़े लिमिट के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। जैसे कुछ मेथड हैं, जैसे ज्यादातर अगर कभी कुछ पूछता रहा है, सो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड जो पेडागोजी में आपके आते हैं, सो बेसिकली लैंग्वेज लर्निंग थियरीज के बारे में पूछ लेते हैं, या तो कोई टर्मिनोलॉजी दे देते हैं, और अगर और भी लेवल ऊपर जाएगा, सो बेसिकली फर्डिनेंडी, शेश्योर एंड नॉर्म चॉम्स्की एंड अदर लिंग्विस्ट को लेकर के उनसे एसोसिएटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहां पर, लैंग्वेज बेसिक कॉन्सेप्ट, थियरीज एंड पेडागोजी। और कई बार हो सकता है कि सिर्फ आपको इस यूनिट से ओनली वन क्वेश्चन नजर आए, बहुत ज्यादा नहीं कोई, ठीक है। यस, बस आपको यह समझ लीजिए कि हो सकता बड़ा लिमिट का क्वेश्चन, कई बार एक ही दो होते हैं, और हो सकता है एक ही दो की गायब होने की संभावना हो, इस तरह की ये यूनिट है आपकी, लैंग्वेज बेसिक कॉन्सेप्ट, थियरीज एंड पेडागोजी। गाइस मैं आपको शो कर देता हूं, मेरे पास एक पावर पॉइंट मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, ऑन दैट वन पावर पॉइंट आई हैव मेंशन कि क्या क्या आपको पढ़ना होता है बेसिकली इसमें। सो हियर इज द यूनिट, ये लीजिए, देखिए ये है आपकी यूनिट का पूरा कंटेंट। इसमें आपको पढ़ना होता है मैथड्स एंड टेक्निक, अप्रोच एंड डिजाइन प्रोसीजर, जैसे स्ट्रक्चरल व्यू, फंक्शनल व्यू, इंटरैक्टिव व्यू, इंग्लिश टीचिंग मेथड जिनमें से डायरेक्ट मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यही आता है, एंड ऑडियो लिंग्वल मेथड, स्ट्रक्चरल अप्रोच, फिजिकल रिस्पॉन्स, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, साइलेंट वे, टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग, नेचुरल अप्रोच, लेक्सिकल अप्रोच, सजेस्टोपेडिया। तो आपको लैंग्वेज लर्निंग मैथड से सीखने होते, ओके। हाँ, लैंग्वेज लर्निंग मैथड्स, इवन कई बार इनमें से जो लर्निंग मैथड है, जैसे नॉर्म चॉम्स्की, पावलोव एंड ऑल, स्किन एंड ऑल को भी पुट कर दिया जाता है,
लेकिन एग्जाम में आपके एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम में इफ यू विश यू कैन चेक, यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहां से आपको मिल जाएंगे, या तो फिर बेसिकली टर्मिनोलॉजी से मिलेंगे और कोई क्वेश्चन नहीं नजर आता। आप दे करके आए हैं अभी रिसेंट एग्जाम, आई मीन द लास्ट एग्जाम, याद कीजिए कि यहां से कोई क्वेश्चन था तो आपको हार्डली कोई क्वेश्चन मिलेगा कि हाँ एक दो क्वेश्चन कभी कुछ रहा होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लिमिट के पार्ट पर बेस्ड है। अच्छा, आगे आते हैं हम लोग 6th यूनिट पर हम लोग बातचीत कर लेते हैं। यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 6 दैट डेट्स इंग्लिश इन इंडिया, हिस्ट्री, एवोल्यूशन एंड फ्यूचर। यूनिट नंबर, अच्छा 5th भी तो बात करना चाहिए ना, 5th की बातचीत कर ली मैंने, ठीक है। 6th, इंग्लिश इन इंडिया, हिस्ट्री, एवोल्यूशन एंड फ्यूचर। इंग्लिश इन इंडिया, हिस्ट्री, एवोल्यूशन एंड फ्यूचर, ये भी एक बहुत लिमिटेड यूनिट है। इंग्लिश लैंग्वेज, डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया, हाउ इंग्लिश लैंग्वेज केम इन इंडिया। इंग्लिश लैंग्वेज केम इन इंडिया विद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, तो वो जब इंडिया में आई उसी के साथ जो इंग्लिश मैन आए, तो यहां पर इंडिया में इंग्लिश आई। वैसे आए तो बहुत सारे लोग थे, डच, फ्रांसीसी, इंग्लिश, ये कई सारे लोग आए थे, है ना, लेकिन इनमें से जो इंग्लिश लैंग्वेज थी या इंग्लिश पीपल जो थे वही यहां पर स्टे कर पाए। तो आपको यहां पर क्या पढ़ना होता है, इंग्लिश इन इंडिया, हिस्ट्री, एवोल्यूशन एंड फ्यूचर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, हाउ इट डेवलप्ड। और अगर आप और भी एक अच्छे लेवल के लर्नर हैं, इफ यू विश, इफ यू वांट टू नो, तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंग्लैंड भी आप पढ़ सकते हो इसमें, हाउ इंग्लिश लैंग्वेज डेवलप्ड इन इंग्लैंड। ये जो इंग्लिश लैंग्वेज डेवलप्ड इन इंग्लैंड, तो जो बेसिकली पीछे मैंने आपको 5th वन यूनिट बताई। सो 5th यूनिट और इस यूनिट की कनेक्टिविटी लेकर के आएगा। जैसे आपकी मैंने जो 5th वाली यूनिट आपकी बताई है, तो 5th वाली यूनिट में एक लास्ट पॉइंट भी था, इस लास्ट पॉइंट पर भी थोड़ा सा आपको फोकस करना चाहिए। इंग्लिश इन यूज, तो जैसे बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज पर बेस्ड माइकल हैलिडे हैं, ब्रेट स्पीकर हैं, बहुत सारे लोगों ने, आई मीन मॉडर्न लिंग्विस्टिक हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। सो बेसिकली यहां पर आप लोग देख सकते हैं। अब ये जो आपकी यूनिट है, ये वाली यूनिट, इंग्लिश इन इंडिया, हिस्ट्री, एवोल्यूशन एंड फ्यूचर। हिस्ट्री, एवोल्यूशन एंड फ्यूचर में क्या पढ़ना होता है आपको, वो मैं बता देता हूं। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, सो इंग्लिश लैंग्वेज, हाउ इंग्लिश लैंग्वेज डेवलप्ड इन इंडिया। देखिए आपने इंडिया में मिशनरीज को देखा, मिशनरीज के साथ साथ फिर गाइज आपने देखा कि बेसिकली एक कमीशन आया बेसिकली 1813 के टाइम पीरियड में, जिसने इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्लाई करने की कोशिश की कि वो इंडिया में अप्लाई कर दें। लेटर ऑन गाइज मैकाले मिनट, जो बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है। एंड ओरिएंटल व्यू क्या था, बेसिकली हमारे यहाँ के लोगों का व्यू कि क्या इंग्लिश लैंग्वेज होना चाहिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। देन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज वर एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया ऑन द पैटर्न ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज। तो उसी तरह से इंडिया में भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को एस्टैब्लिश किया गया, तो वो पार्ट आपको देखना होता है। मैकाले, विलियम बेंटिंग का रोल है ना, लॉर्ड एमहर्स्ट का रोल, राम मोहन रॉय का रोल, तिलक, whoever were the socialist and all, जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के काम किया, वो बेसिकली यहां पर आपको पढ़ना होता है। हाउ इट इवॉल्व, तो आप देखते हैं बेसिकली इसका एवोल्यूशन, इंडियन राइटर्स आपको नजर आते हैं, डिफरेंट इंडियन राइटर्स आर देयर, जिन्होंने इंडियन राइटर जिन्होंने इंग्लिश में राइटिंग करी, जैसे तोरू दत्त, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, आपके नसीम ज़कील हैं, कमला दास है, डिफरेंट राइटर्स आर देयर, तो उनके बारे में। तो बेसिकली आप इंग्लिश इन इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज का डेवलपमेंट, ये आपको कहां पर मिल जाता है ज्यादातर ये वाला पार्ट, तो अगर आप कोई हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंग्लिश राइटिंग करके जब अगर आप कोई बुक लेते हैं तो उसमें आपको मिल जाएगा ये वाला पार्ट, बिगिनिंग में दिया रहता है कि कैसे इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया में डेवलप हुई। अगर आपको ये सब नहीं मिलता तो आप गूगल पर भी ये सारी चीजें देख सकते हैं। देन तमाम सारे कमीशन, जैसे बेसिकली अगर देखा जाए वुड्स डिस्पैच हो गया आपका, है ना,
मुदालियर का, तो ये बेसिकली आप जो पढ़ते हैं ना पेपर 1 में भी ये पार्ट पढ़ते हैं, वही पार्ट यहां पर बन जाता है पार्ट बेसिकली गाइस, है ना, वही पार्ट बन जाता है यहां पर स्टडी का। एंड फ्यूचर, तो देखिए फ्यूचर की बात ना कीजिए इंग्लिश लैंग्वेज की। फ्यूचर की अगर आप बात करेंगे ना इंग्लिश लैंग्वेज की, तो बेसिकली आज को अगर आप देखें, सो इंग्लिश लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज। नहीं, यस, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज, है ना। हाँ, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश की अगर आप बुक लेते हैं तो उनमें भी बेसिकली दिया रहता है। अगर नहीं मिलता आपको तो आप चाहें तो गूगल से भी आपको ये चीजें मिल जाती हैं, ये आप यहां से पढ़ सकते हो। और जिनके जैसे मैंने नाम लिए, सो बेसिकली दीज नेम्स आर इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने मैकाले के बारे में कहा, बेंटिंग के बारे में कहा, लॉर्ड एमहर्स्ट के बारे में कहा, राजा राम मोहन रॉय के बारे में कहा, एंड हु एवर वर द कंटेम्परेरी, जिन लोगों ने इंडियन मतलब बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज को सपोर्ट किया, है ना। यस, ठीक है ना, ग्रेट। देन ये वाला जो पार्ट है आपका डन डनाडन हो जाता है, आप ये वाला पार्ट फिनिश कर लेते हो, ठीक है। इसके लिए और आपको देखिए साथ में इंडियन राइटिंग जो है ना बेसिकली इंडियन इंग्लिश राइटिंग है जो बेसिकली, वो अगर आप देखते हैं तो उसमें भी आपको काफी कुछ पार्ट मिल जाएगा, ज्यादातर चीजें मिल जाती हैं। और पेपर 1 में भी आपको बेसिकली हायर एजुकेशन के बारे में जब पढ़ाया जाता है, सो तमाम तरह के कमीशन एंड ऑल के बारे में बताया जाता है ना। सर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की पीडीएफ अवेलेबल करवा दिए दो। उर्मिला, सर एग्जाम टाइम रूटीन था, उस रूटीन में वापस नहीं जा पा रहे, हार्डली वन। अब ये आप नहीं जा पा रहे हैं तो बच्चा आप ही जाइए ना, है ना। मैं अब आपके रूटीन में चला जाऊं? मैं तो आज तक अपने रूटीन से नहीं बदल पाया, जितनी मेरी ड्यूटी रहती उतने घंटे खड़ा रहना पड़ता है, चाहे पानी बरसे, चाहे इंटरनेट की डिस्कनेक्टिविटी हो जाए, लाइट ना रहे तब भी, है ना। देखिए जब संकल्प हो ना, जब संकल्प लिया हो किसी चीज का, तो फिर उस संकल्प में कोई बाधा नहीं होती, कोई ऐसी बाधा नहीं। और जब संकल्प ना होना, और अगर संकल्प लेकर के मतलब संकल्प पर फोकस ना किया गया हो तो बाधाएं तो बहुत है ना। एक पोयम है, महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। मैं हूं तो इंग्लिश टीचर, बट मैं कई बार हिंदी बोल लेता हूं बड़े अच्छे से, कई बार क्या हमेशा ही बोलता हूं। एक पोयम है, जाग तुझको दूर जाना, उसमें एक लाइन है, बांध लेंगे क्या तुझे ये मोह के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। आगे की लाइन आप लोग जोड़िएगा कभी, आपको वास्तव में पता चलेगा कि अगर मान लीजिए आपका संकल्प है कि मुझे जाग करके जाना है, आपके संकल्प में कोई बाधा नहीं हो सकती। आप बिजी हो सकते हैं, आपके पास समस्याएं हो सकती हैं, बट आप आगे जरूर जाते हैं। आपको किसी तरह का मोह का बंधन आपको बांध नहीं पाता, पक्का नहीं बांध पाता, ये मेरा वादा है आपसे, है ना। किसी भी टाइप का मोह का बंधन हो, अगर आप चाहें कि मुझे ऐसा करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको जब चाउमीन खानी होती है या फुल्की टिकिया कुछ भी खाना होता है वॉट एवर, या फिर आप पिज्जा खाना होता है, तो आप क्या करते हो, सारी व्यवस्था करते हो कि नहीं करते, है ना। कहीं अगर आपको जल्दी से सुबह जाना हो तो सुबह जागना पड़ता है कि नहीं पड़ता। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि आपको अपनी पढ़ाई करने के लिए आपको कुछ रोक सके।
ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो मनुष्य से ज्यादा ताकतवर हो। कहते हैं है कौन शक्ति ऐसी जग में टिक सके आदमी के पथ में, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़। तो मनुष्य तो वो चीज है कि पर्वत को भी उखाड़ फेंक सकता है। माझी द माउंटेन मैन पर्वत को काट डाला था रास्ता बनाने के लिए। आप लोग 1 घंटे पढ़ नहीं पाते हो, अब क्या ही कहूं मैं आपके लिए। अच्छा अच्छा, फास्ट फूड के आप तो मतलब बड़े वो हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, एक्सक्यूजेस जिंदगी में कभी खत्म नहीं होंगे। और एक बात मैं बताऊं, अगर आप मुझसे कहें सर आई एम अ हाउस वाइफ, आई एम दिस वन, आई एम दैट वन, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मेरे पास एक छोटा सा बेबी है, सर मुझे घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, चलिए आई एम अ टीचर, तो मैं एज ए टीचर आपकी बात सुन लेता हूं। परीक्षा में थोड़ी ना आपसे कोई ऐसा जजमेंट करेगा कि नहीं 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 नहीं, ये मैम है, इनका एक बच्चा है, इसलिए इनको 2 की जगह पे 3 मार्क्स दे दो, कोई कहेगा? चलिए मैं मान लेता हूं आप ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, यू आर इन ए जॉब, आप एक जॉब करते हैं, आप ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, स्टिल यू विश टू क्रैक द एग्जाम। आप मुझे बताइए क्या इस हिसाब से आपकी कॉपी चेक होगी? देन योर आंसर इज नो सर, आप सबके बराबर हो, चाहे 1 घंटे पढ़ो, चाहे आधे घंटे पढ़ो, चाहे 10 घंटे पढ़ो। जिस दिन जजमेंट डे आएगा ना, आई मीन जिस दिन आपकी जो रिस्पॉन्सेस आपके चेक होते हैं ना, आप सब लोग इक्वल। आप कह दीजिए मुझे बुखार आ गया था, मैं अपनी माँ की सेवा कर रहा था, मैं कह देता हूं कि मैं ये कर रहा था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना? आप समझ गए मेरी बात? आई होप सो कि इससे ज्यादा बड़ी बात मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, ये सच्चाई है। और बताऊं झूठ क्या है? झूठ ये है कि अरे मेरा कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, 1 महीने में जेआरएफ क्रैक हो जाएगा, कोर्स मेरा ज्वाइन कीजिए, 1 महीने में जेआरएफ क्रैक। अरे सिर्फ 1 घंटे पढ़ करके आप कर सकते हैं जेआरएफ, 15 दिनों में आप पूरे इंडिया टॉप कर सकते हैं, ये बकवास है, ठीक है? तो अगर आपको ठीक लगता है तो मेरी बात मानिएगा, और ना ठीक लगे तो मन में कोसते हुए महाबेकार टीचर है, इससे कोई प्रश्न कर दो तो बिल्कुल जहर जवाब देता है, आप ऐसा कहते हुए कोसते हुए फिर, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? जो आपकी फिक्र करेगा, जो आपके बारे में सोचेगा, वो आपसे बहुत अलग तरीके से बात करेगा, और जो सिर्फ अपने बारे में सोचेगा वो अपने हिसाब की बात करेगा। डिसीजन इज योर्स, है ना? ठीक है ना? यस। आइए चलते हैं, अब देखते हैं हम लोग कल्चरल स्टडीज पर। देखिए वैसे कल्चरल स्टडीज की बात करूं तो आपका जो सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस है, वो यही है, कल्चरल स्टडीज पढ़ना है। इसमें कद्दू पढ़ना है या इसमें क्या पढ़ना है कुछ भी डिफाइंड नहीं है, जस्ट दिया है कल्चरल स्टडीज। कैसे क्या पढ़ सकते हो आप कल्चरल स्टडीज, आइए मैं आपको बताता हूं कल्चरल स्टडीज को लेकर के कुछ बातें। मैंने एक प्रॉपर स्लाइड आपके लिए तैयार करी है, और ये है बेसिकली गाइस, देखिए अभी यूनिट नंबर 6 की बात कर रहा था ना मैं, यूनिट नंबर 6 में बेसिकली इन चीजों पर बहुत अच्छा फोकस होना चाहिए, जैसे 1813 एक्ट एंड द एजुकेशन, जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन ये 1823 की, लॉर्ड मैकाले एजुकेशन पॉलिसी, वुड्स डिस्पैच, हंटर कमीशन, सैटलर कमीशन, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, इंडियन राइटर्स, ये सब कुछ आपको पढ़ना होता है यूनिट नंबर 6 में, जिसके बारे में मैंने अभी अभी बातचीत की, है ना? यस। अच्छा, ऐसे बोलते हुए बड़ा अच्छा लग रहा हूं। ठीक है, थैंक यू। कल्चरल स्टडीज, लुक एट दिस वन। ये देखिए टॉपिक वो टॉपिक है जिससे आपके एग्जाम में एटलीस्ट 1 क्वेश्चन और ज्यादा से ज्यादा 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं, कम से कम 1 और मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस, है ना? यस।
सी हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कल्चरल स्टडीज, यहां से आपको पढ़ना शुरू करना होता है। डिफिनेशन, थियरी एंड मेथोडोलॉजीज, देन इशूज, कॉन्सेप्ट एंड अप्रोचेस एंड स्ट्रक्चर, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, रेस एंड कल्चर, ग्लोबलाइजेशन, पॉपुलर कल्चर, लो कल्चर, कल्चर ऑफ मासेस, कल्चरल कंजम्पशन, कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्स्ट एंड प्रोमिनेंट कल्चरल थियरिस्ट एंड देयर वर्क्स। ये आपके कल्चरल स्टडीज का पार्ट है। अब आप सोच रहे होंगे सर दिस इज द ओनली ऑल अबाउट कल्चरल स्टडीज। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात तो एक और भी है, मैं आपको एक कड़वा सच बताने वाला हूं, सबसे बड़ा कड़वा सच। आप इस YouTube पे देखते होंगे, YouTube प्लेटफॉर्म पर, कि बहुत सारे टीचर होते हैं वो ऐसे, जैसे मान लीजिए कि अब मेरे पास यहाँ पर कोई बुक नजर आए तो मैं बुक लेकर के आपको दिखाऊं, है ना। मान लीजिए कि कोई भी थोड़ी देर के लिए, जैसे मान लीजिए कि ये मेरी, मान लीजिए कोई बुक है ना, तो ऐसे लेकर के आते हैं बुक, देखिए ये मेरी वो बुक है जिसको पढ़ने के बाद आप ब्रह्मास्त्र पकड़ सकते हो, ये कर सकते हो। मतलब एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी चलती है, सिंपल लैंग्वेज में अगर कहूं। और कई बार एक स्ट्रैटेजी ये चलती है डराने वाली, जैसे आपको बोल दिया जाता है कल्चरल स्टडीज इज द टॉपिक जिसको भारत का कोई पढ़ा ही नहीं सकता, ये दूसरी बात आपको बता दी जाती है। देन प्लीज मेरा सजेशन यहां पर यह है कि इससे ज्यादा इजी और कुछ है भी नहीं, और इससे ज्यादा इजी कंटेंट मिलना और कुछ है भी नहीं। मतलब हवा बहुत ज्यादा भर दे, 10 किताब कोई आपको दिखा देगा, बोलेगा ये मेरी वो किताबें हैं जो मैंने 25 साल के एक्सपीरियंस में लिखी है। अरे भैया ये बताओ 25 साल पहले जब कल्चरल स्टडीज था ही नहीं टॉपिक में, तो आपने 25 साल पहले लिखी कैसे है? मुझे थोड़ा ये शक हो रहा है इस बात पर, है ना। कुछ लोग आपको देंगे कि अरे देखिए मेरे पास वो बुक है, देखिए ये इस बात को याद रखा कीजिए, कोई आपको 3 पेजेस दिखा देता है, hey look at this one, I have a wonderful book of MCQs on cultural studies and this is the book, by going through this particular book you will get everything। सिंपल सी बात है यार, कल्चरल स्टडीज के लिए कुछ मत कीजिए, ये खोल लीजिए, विकीपीडिया खोलिए और विकीपीडिया को अच्छे से पढ़ जाइएगा। एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को आप करेक्ट आंसर कर लोगे। जितने टॉपिक यहां पर मैंने दिए हैं इन टॉपिक को पढ़ जाइएगा, आपका काम हो जाएगा, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक एवर वी हैव, बस हवा भर करके तो ऐसा लगता है कि भाई साहब अगले ही क्षण हम लोग पटाखा बन के फूटेंगे, बॉम्ब बन के फूट जाएंगे डायरेक्टली, है ना। तो प्लीज इस बात को याद रखिएगा। कुछ चीजें होती हैं कि जैसे ज्ञान इतना दे दिया जाता है कि ज्ञान देने के बाद आधे लोग ब्लैंक नजर आने लगे। आज मैं बुराई करने पर भी हूं, बहुत सारे लोगों की थोड़ा बुराई भी कर रहा हूं मैं, है ना। अब हद तो तब हो जाती है, एक अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों ने, मतलब इतने बड़े पगलेट होते हैं, उन्होंने मुझे भी कॉल कर दिया, रिसेंटली की बात बता रहा हूँ, रिसेंटली कॉल किया, बोले कि आप मुझे, आपका जो है आप यूजीसी नेट इंग्लिश की तैयारी करते हैं, आपका नंबर मुझे इस पर्टिकुलर ग्रुप से मिला है, अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ 6000 रुपीज पे करने होंगे, आपको जो है नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। मैंने कहा हद है यार, मतलब कम से कम ये तो देख लेते कि मैं भी एक टीचर का ही ये नंबर है, वो जो टीचर जो पढ़ाता है। मैंने पूछा भैया आप किस इंस्टीट्यूट से हैं? इंस्टीट्यूट बता डाले। मतलब और तो ठीक है लेकिन यार हद तो मत पार करो, है ना। ये बहुत गजब की बेइज्जती है। किसी का भी नंबर उठा के फटाफट कॉल करो, उससे पूछ लो। देखिए मैं अपने करियर में मैंने एक चीज सीखी है कि अगर किसी स्टूडेंट को पढ़ना है, जेन्युइन स्टूडेंट है, वो मेरे पास आए और पढ़ ले। जेन्युइन स्टूडेंट नहीं है, कॉल करके उसको 5 बार समझाना, भैया पढ़ोगे, अरे यार पढ़ लो, यूजीसी नेट की तैयारी बहुत बढ़िया कराते, पिछली बार हमारे यहाँ से 3 JRF हुए हैं, ये सब मैं नहीं कर पाऊंगा, है ना। बुराई थोड़ा सा करनी चाहिए। देखिए सिंपल सी बात है, आप विकीपीडिया उठा करके पढ़ लीजिएगा। विकीपीडिया के साथ आपको क्या करना होता है, ये जो प्रोमिनेंट कल्चरल थियरिस्ट, ये लास्ट वाला जो पॉइंट है ना, ये विकीपीडिया से थोड़ा बाहर रहता है। जैसे प्रोमिनेंट कल्चरल थियरिस्ट के नाम आप जान गए, सो जस्ट पिक अप देयर नेम्स और आप सर्च कर लीजिए उनको और उनके प्रोमिनेंट टेक्स्ट के बारे में देख लीजिए। और इफ दे हैव गिवन एनी टर्म,
प्रोमिनेंट आपके कल्चरल थियरिस्ट जैसे स्टुअर्ट हॉल, रिचर्ड होगार्ट, रामन विलियम्स, एंटोनियो ग्राम्सी, मैक्स हॉर्खेमर। देखिए बेसिकली जो फ्रैंकफर्ट स्कूल है, यहां पर कहीं ना कहीं मेंशन होगा फ्रैंकफर्ट स्कूल, अगर ना मेंशन हो, ये मार्क्सिस में आता है बेसिकली गाइस आपका फ्रैंकफर्ट स्कूल। सो फ्रैंकफर्ट स्कूल के जो बेसिकली मेजर प्रोमिनेंट फिगर्स हैं उनके बारे में भी थोड़ा आपको पढ़ लेना होता है, आपका ये पार्ट क्लियर हो जाता है। अगर इस सबसे भी प्रॉब्लम हो तो सिंपल है, एक बुक खरीद सकते हैं आप लोग। बुक आती है किसकी गाइस, तो आप पीके नायर सर की बुक पढ़ सकते हैं। पीके नायर सर की बुक आती है, कल्चरल स्टडीज है ना, तो आपका अगर मन करे तो आप पीके नायर सर की बुक पढ़ सकते हैं। इवन ये जो बुक है बढ़िया अच्छी लैंग्वेज में भी लिखी गई है, एक ग्राफिक गाइड भी आती है कल्चरल स्टडीज के लिए, और वो बेसिकली जियाउद्दीन सरदार की है, ग्राफिक गाइड ऑफ कल्चरल स्टडीज। ये बेसिकली अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पे आपको मिल जाएगी। ये वाली बुक भी काफी अच्छी है, जहां से आप ग्राफ्स के थ्रू डिफरेंट पिक्चर्स के थ्रू आप अच्छे से समझ सकते हो। मेरी क्लासेस लगे कि आपको इसके लिए पढ़ना है, लेना है, सो डेफिनेटली मोस्ट वेलकम, आप कभी भी ले सकते हो, है ना। यस, प्रोमिनेंट कल्चरल थियरिस्ट एंड देयर वर्क्स, तो इतना आप लोग पढ़ लेंगे, मोर देन इनफ है। नाउ गाइस, अब मैं जो बात करने वाला हूं ये बहुत सीरियस है। अब आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों? देखिए आपके एग्जाम के लिए बेसिकली अगर देखें तो यूनिट नंबर गाइस 8 आता है ना, क्योंकि एनटीए ने बहुत सिलेबस को डिफाइन नहीं किया। लुक एट दिस वन, यूनिट नंबर 8, ये है लिटरेरी क्रिटिसिज्म वाला। लिटरेरी क्रिटिसिज्म, लिटरेरी क्रिटिसिज्म जैसी जिसे बेसिकली हम लोग क्लासिकल क्रिटिसिज्म बोलते हैं, क्लासिकल क्रिटिसिज्म, है ना, क्लासिकल क्रिटिसिज्म। ये जो क्लासिकल क्रिटिसिज्म का पार्ट है, इसको पढ़ना एक अच्छी टेक्निक है। यहां पर बच्चों को प्रॉब्लम क्या होती है, कई बार बच्चे कहते हैं सर आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द पर्टिकुलर थियरी। देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, आपका जब मन करे पीएचडी कीजिएगा, रिसर्च स्कॉलर बनिएगा, बहुत बड़े ग्रेट आप थिंकर बनिएगा, मेरी बेस्ट विशेस हैं आपके साथ। बट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, प्लीज फोकस ऑन एग्जाम पॉइंट, मींस चीजें आपके लिए जरूरी क्या है ना, गॉट इट। तो जैसे आप क्लासिकल क्रिटिसिज्म जब आप पढ़ते हो तो क्लासिकल क्रिटिसिज्म के लिए बहुत सारी बुक्स हैं। उन बुक्स में से कुछ मैं आपको बुक्स बता सकता हूं, अगर बुक्स नहीं जाननी तो आप डायरेक्टली गूगल सोर्सेस का यूज करके अच्छा से अच्छा पढ़ सकते हो, है ना। और इवन चाहो तो आप बुक परचेज कर सकते हो। जैसे एक बहुत लेंदी बुक पड़ जाएगी आपके लिए, M.A.R. हबीब वाली, M.A.R. हबीब की एक बुक आती है, लेकिन बेसिकली ये काफी लेंदी पड़ती है। क्लासिकल क्रिटिसिज्म के लिए गाइज एक MS नागराजन की बुक आती है, वो भी काफी इंटरेस्टिंग बुक है, बढ़िया बुक है फॉर क्लासिकल क्रिटिसिज्म। अगर आपको ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़नी है, जैसे आप क्लासिकल क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, तो आपको कई बार मन करता है यार ओरिजिनल टेक्स्ट मिल जाती, तो गाइज एक बुक आती है डीजे इनराइट एंड अर्नेस्ट डी चिकेरा की, ERNEST, अर्नेस्ट डी चिकेरा, CHIKERA। डीजे इनराइट एंड अर्नेस्ट डी चिकेरा की जो बुक है, इस बुक का नाम है क्या? इस बुक का नाम है क्रिटिकल टेक्स्ट। इस बुक का नाम है क्रिटिकल टेक्स्ट, ठीक है। यहां पर आपको ओरिजिनल टेक्स्ट मिल जाएगा जिन वर्क का आप क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं, क्रिटिकल टेक्स्ट बाय डीजे इनराइट एंड अर्नेस्ट डी चिकेरा। ये बेसिकली एक बुक का नाम है जहां पर आपको ओरिजिनल फॉर्मेट में टेक्स्ट मिलता है। ओरिजिनल फॉर्मेट में टेक्स्ट मिलने का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए आप पढ़ना चाहते हो हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, तो उसका टेक्स्ट ओरिजिनल इस बुक में मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपको पढ़ना है जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए आपको सैमुअल टेलर कॉलरिज का क्रिटिसिज्म पढ़ना है, तो बायोग्राफिया लिटरेरिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, ओरिजिनल टेक्स्ट आपको मिल जाएगा इसमें, ठीक है। जैसे लाइव्स ऑफ द मोस्ट इमिनेंट इंग्लिश पोएट्स पढ़ना है, उसका ओरिजिनल कुछ पार्ट आपको मिल जाएगा। मींस जितने भी क्लासिकल राइटर हैं उनके काफी सारे राइटर्स को यहां पर इस क्रिटिकल टेक्स्ट नाम की बुक में कलेक्ट किया गया है। सो यू कैन परचेज दिस पर्टिकुलर बुक। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये टेक्स्ट ओरिजिनल टेक्स्ट को लेकर के है। ओरिजिनल टेक्स्ट का मतलब समझते हैं,
कि जैसे टीएस एलियट ने हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम लिखा तो वो ए से आपको मिलेगा पूरा का पूरा। गॉट इट ना? जैसे मान लीजिए आप ड्रामेटिक पोएजी की सर्च करते हैं तो ड्रामेटिक पोएजी आपको मिलेगी, पूरी ड्रामेटिक पोएजी एज इट इज, नॉट विद पॉइंट्स, क्योंकि बहुत सारे लर्नर होते हैं ना, जानना होता है गाइस, है ना? यस। तो ये क्लासिकल क्रिटिसिज्म का पार्ट है, यहां से आप डन कर सकते हो। एमएस नागराजन है ही आपके लिए। और अगर इसके बाद आपको लगे कि नहीं ये ठीक थोड़ा कम है, थोड़ा पीवाईक्यूज एनालिसिस कीजिएगा, किस तरह के क्वेश्चन एरिस्टोटल से हैं, प्लेटो से है, और सिडनी, शैली, कीट्स और वर्ड्सवर्थ, ड्राइडन, देखिए सब आपको जनरल क्वेश्चन मिलेंगे। क्या होता है बेसिकली, आप और हम लोग थोड़ा याद कम कर पाते हैं, एक हमारी बड़ी समस्या है डायरेक्टली। जैसे अभी आपने रिसेंट का एग्जाम देखा 2023 में जो हुआ जून, ऑन दैट वन एग्जाम यू हैव सीन कि ड्रामेटिक पोएजी से क्या पूछा गया, ऑन द सेम वे सिडनी से क्या पूछा गया। इसी तरह से बहुत जनरल नेचर के क्वेश्चन आते हैं, तो आप इनको चाहें तो शॉर्ट में पढ़ सकते हो। कैसे क्या करना होता है, गूगल के थ्रू आप लोग पढ़ सकते हैं, गूगल के थ्रू। जैसे गूगल पर आप सर्च कर लीजिए लिटरेरी क्रिटिसिज्म ऑफ सर फिलिप सिडनी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, लिटरेरी क्रिटिसिज्म ऑफ जॉन कीट्स, लिटरेरी क्रिटिसिज्म ऑफ पीबी शैली। आप जिस भी राइटर का सर्च करोगे यू विल फाइंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म बाय एरिस्टोटल, लिटरेरी क्रिटिसिज्म बाय प्लेटो, है ना? यस। तो आप बेसिकली जब गूगल से पढ़ते हैं, देख लेते हैं, चीजें आपको मिल जाएंगी। कभी कभार थोड़ी बहुत गलतियां हो सकती हैं, लेकिन अच्छा है। तमाम सारी वेबसाइट हैं जो आपकी हेल्प कर देंगी इसमें, जैसे स्मूप है, जैसे हाँ स्मूप पर आपको काफी अच्छा इनके बारे में मिल जाता है। एंड इवन अदर वेबसाइट लाइक जैसे स्पार्क नोट्स वगैरह में, विकिपीडिया में आपको मिल जाएगा, काफी हेल्पफुल होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब वो चीजें हेल्पफुल नहीं है, बट द ओनली प्रॉब्लम इज कई बार हम प्रैक्टिकली नहीं चीजें समझ पाते। अगर इन चीजों को रियली प्रैक्टिकली एग्जाम्पल्स के साथ समझना होता है, तब आपको एक टीचर की जरूरत होती है। जैसे थियरीज पढ़ लेंगे, टेक्स्ट रिटन पैटर्न होगा वो तो पढ़ लेंगे, बट इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द पर्टिकुलर टॉपिक विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल एंड विद द हेल्प ऑफ एप्रोप्रिएट वर्ड्स, तो आपको फिर टीचर की जरूरत है, क्योंकि टीचर इन सारी चीजों को एलिबरेट करता है। और आपका ये क्लासिकल क्रिटिसिज्म जो है ना, ये प्लेटो से शुरू करिए, प्लेटो पढ़िए, एरिस्टोटल, हॉरेस, लॉन्जाइनस, सिडनी, वर्ड्सवर्थ है, ड्राइडन है, अलेक्जेंडर पोप है, और इसी तरह से मैथ्यू अर्नोल्ड हो गए आपके, जॉन कीट्स हैं, पीबी शैली हैं, टॉमस लब पिकॉक हैं, स्टीफन बोशोन है, एंड देन लेटर ऑन टीएस एलियट तक चले जाइए। यहां तक आपको डन करना होता है। इसके बाद आता है गाइस, मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूं कि क्या क्या चीजें बेसिकली, जैसे आप क्रिटिसिज्म का पार्ट सर्च करते हो तो एज वाइज भी आप देख सकते हो। यहां पर मैंने एक यूनिट नंबर 8 के लिए थोड़ा सा ड्रॉप करा है, ज्यादा नहीं। तो रमन सेल्डन की भी भाई गाइज एक काफी अच्छी बुक आती है लिटरेरी क्रिटिसिज्म को लेकर के, रमन सेल्डन, वो भी काफी अच्छी बुक है। इफ यू विश यू कैन। ओके, ग्रेट। नाउ गाइज लुक एट दिस वन, लिटरेरी क्रिटिसिज्म के पार्ट को हम लोग समझते हैं। देखिए ये मैंने यहां पर लिखा है कि जैसे ये इंट्रोडक्शन पार्ट, फिर लिटरेरी क्रिटिसिज्म के क्या टाइप होते हैं, जैसे कौन सा किस टाइप की कैटेगरी में आता है, क्या फंक्शन है बेसिकली, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। फिर आप देखते हैं कि बेसिकली जो ग्रीक क्रिटिसिज्म है, देन रोमन है, देन इंग्लिश है, मिडीवल पीरियड, रेनेसा में न्यू क्लासिकल, रोमांटिसिज्म, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, है ना। और 20th सेंचुरी के बाद का जो टाइम पीरियड है उसमें आप 20th सेंचुरी से ही देख लेते हैं, लिटरेरी थियरीज आ जाती हैं, प्रोमिनेंट लिटरेरी थियरीज। गॉट इट? प्रोमिनेंट लिटरेरी थियरीज पर भी आप फोकस करते। तो ये बेसिकली एक छोटा सा मैंने वो दिया है। अभी मुझे जब मौका मिलेगा तो मैं आपको इवन राइटर्स, देयर टेक्स्ट, क्या चीजें पढ़नी होती हैं वो भी मैं आपके लिए ऐड करूंगा। थोड़ा आज कम टाइम था, वरना मैं ये ऐड कर दिया होता, लेकिन आज थोड़ा दिन में काफी बिजी था, काम वाम में लगा रहा, तो इसीलिए मैं ये ऐड नहीं कर पाया। अब देन आपका गाइज यूजीसी आपके लिए जो 9th यूनिट देता है वो कुछ इस तरह से दे देता है। यूनिट नंबर 9, लिटरेरी थियरी एंड पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड, इस तरह से आपका दे देता है ना। यस,
लिटरेरी थियरी पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ये जो गाइज यूनिट है ये बहुत थोड़ा मतलब कंफ्यूजिंग होती है, क्वाइट कंफ्यूजिंग, थोड़ा जो कॉन्सेप्ट है टाइम मतलब थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि एक्चुअली में क्या होने वाला है यहां पर इस पर्टिकुलर पैटर्न में, लाइक लिटरेरी थियरी पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ये यू कैन सी ये अलग अलग जो थियरीज हैं बेसिकली सारी रिसेंट की हैं, और इसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो थोड़ी खतरनाक टाइप की होती है। जैसे आप चाहे फॉर्मलिज्म लीजिए, न्यू क्रिटिसिज्म, नियो एरिस्टोटेलियन क्रिटिसिज्म, साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म, जंगियन क्रिटिसिज्म है, मार्क्सिस्ट थियरी, रीडर रिस्पॉन्स, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, न्यू हिस्टोरिसिज्म, पोस्ट कोलोनियल क्रिटिसिज्म और पोस्ट कोलोनियल थियरीज, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, जेंडर एंड क्वियर थियरीज, क्रिटिकल रेस थियरीज, अभी इसके बाद भी क्रिटिकल रेस थियरीज के बाद गाइज सिनेमा थियरीज एंड ऑल हैं बहुत सारी, फिर इसके बाद और भी पार्ट आता है जैसे इको क्रिटिसिज्म आ जाता है, तो ऐसी बहुत सारी थियरीज हैं लिटरेरी थियरी के पार्ट में। इस पर्टिकुलर पार्ट को पढ़ने के लिए आपके लिए एक बुक आती है, एक ही बुक इसमें नाम लूंगा मैं, पीटर बेरी को आप पढ़ सकते हैं, पीटर बेरी, लिटरेरी थियरी बाय पीटर बेरी, इफ यू विश यू कैन परचेज, और इस बुक को आप इवन पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हैं डिफरेंट सोर्सेज से, अवेलेबल ऑन गूगल, सो इफ यू विश आप ये वाली बुक ले लीजिएगा, बहुत अच्छी बुक है, आपको और कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है, पीटर बेरी की लिटरेरी थियरी। ओके ग्रेट, ये राइटर का नाम है और बुक का नाम है लिटरेरी थियरी, ठीक है ना, लिटरेरी थियरी बाय पीटर बेरी। मैं भी एक सेशन लेकर आऊंगा जिसमें तमाम सारी बुक्स की बात करूंगा मैं, डिफरेंट बुक्स एसोसिएटेड विद इंग्लिश लिटरेचर, क्योंकि मैंने आपको बच्चा पार्टी इसीलिए मैंने एक बात आपसे कही थी कि आपको मुझे फॉलो करना है जून 30 तक ऑन सेम यूट्यूब प्लेटफॉर्म, सेम टाइमिंग, और सेम टाइमिंग का मेरा मतलब है कि वही 8 PM, ठीक है। सो अब और कुछ देख लेते हैं हम लोग, लिटरेरी थियरी पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, तो ये सारी थियरीज आपको पढ़नी होती है, ये बुक। एक बात आपको याद रखनी होती है, मैं आपको बता देता हूं, देखिए यहां पर हमें प्रोमिनेंट क्रिटिक्स, देयर नेम्स एंड देयर टर्मिनोलॉजी, देयर नेम ऑफ द टेक्स्ट, ये पढ़ना होता है। पढ़ना क्या होता है वो समझ लीजिए, मैं आपको यहां पर शॉर्ट में लिखे दे रहा हूं कि देखिए सबसे पहले राइटर, या आप जिन्हें बोल सकते हैं क्रिटिक्स बोलिए ज्यादा अच्छा लगेगा, जैसे आपको क्रिटिक्स के नेम याद रखने होते हैं, क्रिटिक्स की टेक्स्ट के नाम याद रखने होते हैं, इनका ईयर भी याद रखना होता है, अगर कोई अदर लैंग्वेज का वर्क है तो उसका कब ट्रांसलेशन हुआ एंड हु ट्रांसलेटेड इट, व्हेन इट वाज ट्रांसलेटेड एंड हु ट्रांसलेटेड इट, वो भी याद रखना होगा टेक्स्ट का इस ईयर में, ठीक है। की टर्म्स, इसमें देखिए बहुत सारे टर्म आएंगे, जैसे मान लीजिए नाम ले लीजिए किसी राइटर का, मान लीजिए मैं ले लेता हूं नाम जैक्स डेरिडा का, तो डेरिडा के की टर्म्स कौन कौन से हैं, ये डेरिडा ने कौन सी टेक्स्ट लिखी, रोलैंड बार्थ, सो रोलैंड बार्थ की बेसिकली कौन सी की टेक्स्ट, मिखाइल बत्तिन, जूलिया क्रिस्तेवा, जितने भी गाइस आपके ये क्रिटिक्स आपको मिलते हैं बेसिकली यहाँ पर लिटरेरी थियरिस्ट जो मिलेंगे, उनकी थियरीज के राइटर्स और उनके टर्म्स, उनकी टेक्स्ट को याद रखिए। यही आपके, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं बात करूं आपसे कि फेमिनिज्म के बारे में पूछ लिया जाए, जैसे ये जो क्रिटिसिज्म है इसमें सबसे ज्यादा जो पूछा जाएगा, नाम बता दो, इस टेक्स्ट का नाम बताओ, टेक्स्ट के राइटर का नाम बताओ, 100% मैं बता रहा हूं आपको इसमें फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म में। जैसे आप पोस्ट कॉलोनियल थियरी देखते हैं, पोस्ट कॉलोनियल थियरी में कोई ना कोई टर्म होगा, ये टेक्स्ट का नाम मैचिंग हो सकता है, डायरेक्टली वो क्वेश्चन हो सकता है, ये बहुत प्री डिफाइंड टाइप है, बहुत प्री डिफाइंड है, इनमें से यही पूछते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म की तरफ अगर आप जाएंगे, स्ट्रक्चरलिज्म में या तो बेसिकली आपसे फर्डिनेंड डी सोशर के किसी टर्मिनोलॉजी के बारे में पूछा गया होगा, या फिर हो सकता है गाइस क्योंकि एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, क्या नाम था, क्लाउड लेवी स्ट्रॉस, उनके बारे में पूछा जा सकता है। बेसिकली यही टर्मिनोलॉजी आपसे एग्जाम में पूछते हैं, और टर्मिनोलॉजी टेक्स्ट के बारे में अगर आपको जानकारी है देन यू कैन डू योर बेस्ट इन दिस पर्टिकुलर पार्ट। तो ये टर्म्स को जरूर याद रखिए, जो भी उनकी टर्मिनोलॉजीज है उन टर्म्स को याद रखिए, क्या उसकी मीनिंग है, किस टेक्स्ट में दिया था। जैसे टर्म का मतलब यही नहीं कि सिर्फ टर्म को याद रखेंगे, टर्म एंड इन विच टेक्स्ट इट वाज गिवन, किस टेक्स्ट में आया था, है ना, ये भी आपको याद रखना होता है। इतनी चीजें आपको याद हो गई,
फिर जैसे कोई कोई क्या होता है कि कोई टर्म बेसिकली दूसरे किसी टर्म के साथ एसोसिएट होता है, आई मीन इंस्पिरेशन मिलती है। जैसे कोई थियरी है किसी दूसरे के साथ एसोसिएटेड, जैसे ये जो थियरिस्ट होते हैं आपके मेजर थियरिस्ट, तो थियरिस्ट्स को भी आपको याद रखना होता है। क्यों? क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं which among the following critic is not associated with post structuralism, तो आपको उन क्रिटिक्स की कौन रीडर रिस्पॉन्स थियरी से एसोसिएटेड है, कौन पोस्ट कॉलोनियल थियरी से है, कौन क्वियर थियरी से है, कौन फेमिनिस्ट थियरी से है। डिड यू गेट दैट? अगर आपको ये सारी चीजें मिल जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है ना? यस, समझ गए आप मेरी बात को? आई होप सो कि आप समझ रहे हैं। इतनी चीजें आप कवर अप करेंगे, अच्छा रहेगा। थोड़ा मुझे एक बात यहां पर और याद आती है, जो आपका ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म वाला पार्ट है, इसमें इंडियन एस्थेटिक्स को भी आप जोड़ लीजिए। इंडियन एस्थेटिक्स की मेन जो टर्मिनोलॉजी है, तो उसको भी अगर आप यूज कर एस्थेटिक्स, अगर आप इंडियन एस्थेटिक्स को भी यहां पर ऐड कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने लिखा नहीं है। इंडियन एस्थेटिक्स को भी आप ऐड कर लीजिए अपने साथ, सो दैट कि आप बेस्ट कर सको अपना। इंडियन एस्थेटिक्स की भी टर्मिनोलॉजीज, मेजर इंडियन क्रिटिक्स, देयर थियरीज, जैसे भरत मुनि हैं आपके, या फिर राजशेखरा एंड ऑल हैं, ममता हैं, सो इनके बारे में आपको, और इनकी टर्मिनोलॉजीज, वॉट एवर द थियरीज दे गेव, उसके बारे में आपको याद करना होता है, पढ़ना होता है। यस, अब आप कहें सर इसके लिए कोई सोर्स बता दीजिए। देखिए, इसके लिए तमाम सारे सोर्सेज आपको मिल जाते हैं। देखिए, आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि यूजीसी नेट के लिए जैसे कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो टॉपिक आपको डायरेक्टली गूगल पर बहुत अच्छे अवेलेबल हो जाते हैं। जैसे आप इंडियन एस्थेटिक्स .pdf सर्च कीजिए तो आपको कई सारी ऐसी पीडीएफ मिल जाएंगी, या कई सारे ऐसी वेबसाइट मिल जाएंगी जहां पर बहुत अच्छा कंटेंट दिया होता है। किसी का रिसर्च पेपर आपको मिल जाएगा, बहुत अच्छा कंटेंट दिया होता है। जैसे आपने रस थियरी सर्च किया, ध्वनि थियरी आपने सर्च कर लिया कि ध्वनि मुझे पढ़ना है, ध्वनि थियरी, आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाता है विदाउट एनी पेमेंट, क्योंकि आजकल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अच्छी है आपकी, आराम से कर लेते हो। ठीक है, ग्रेट, आराम से कर लेते हो, मतलब कर लेते हो, है ना? इसके बाद दोस्तों आता है आपका नेक्स्ट वन पार्ट, और ये है रिसर्च मेथड एंड मटेरियल इन इंग्लिश। बाय द वे, रिसर्च मेथड एंड मटेरियल इन इंग्लिश में जो लेटेस्ट ट्रेंड है उसके बारे में थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। क्या कोई स्टूडेंट सर से पढ़ रहा है अकेडमी पर, और सर कैसे पढ़ाते हैं? अच्छा, ओहो, ठीक है। सो ये वाली बात आपने देख ली। इसके बाद देखिए, जैसे रिसर्च बेसिकली जो आपका पार्ट पेपर 1 में होता है ना, वैसा ही पार्ट आपको गाइस पेपर 2 में भी मिलता है। लाइक वी हैव रिसर्च मेथड, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथडोलॉजीज, एंड देन अदर भी हमारे पास पार्ट्स हैं। ये बेसिकली आप जो भी देख रहे हैं ये सब कुछ वैसा ही है जैसे आप पेपर 1 में पढ़ते हो, बिकॉज दिस वन यूनिट इज कॉमन। ये कैसी यूनिट है? ये कॉमन यूनिट है। दिस इज द कॉमन यूनिट। बेसिकली जो पेपर 1 में भी आपको पढ़ने का मौका मिलता है, पेपर 2 में भी आपको पढ़ने का मौका मिलता है। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू? हाँ, यस, देयर इज। देखिए, क्योंकि ये हमारा रिसर्च ना है, बेसिकली हमारे सब्जेक्ट पर बेस्ड होता है, बिकॉज वी ऑल आर इंग्लिश स्टूडेंट्स, इंग्लिश लैंग्वेज स्टूडेंट्स। तो बेसिकली ये जो रिसर्च अप्रोच होते हैं या मेथड्स होते हैं, ये लिटरेरी होते हैं। समझ गए आप? लिटरेरी या फिर लिंग्विस्टिक, यानी लैंग्वेज पर बेस्ड होंगे, या तो लिटरेरी होंगे या तो लिंग्विस्टिक होंगे, है ना? यस। जैसे अभी आपके एग्जाम में पूछा था कॉपस लिंग्विस्ट, तो उनके बारे में पूछा था, तो या तो ये लिटरेरी होंगे या तो लिंग्विस्ट होंगे। इस तरह के क्वेश्चन कैसे, मतलब इस यूनिट से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे इस यूनिट से आते हैं आजकल के पैटर्न में, असर्शन एंड रीजन बेस्ड। ठीक है,
असर्शन और रीजन बेस्ड आएंगे, या फिर बेसिकली रिसर्च मेथड को लेकर के आएंगे, या फिर आते हैं MLA स्टाइल को लेकर के, बेसिकली साइटेशन एंड ऑल कैसे लिखा जाता है उसको लेकर के गाइस एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, है ना। ऐसे मतलब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं इस स्टाइल को लेकर के, असर्शन एंड रीजन, या फिर बेसिकली गाइस आपका कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपके लिटरेरी रिसर्च से एसोसिएटेड होगा, है ना। स्टेप्स को लेकर के, मेथडोलॉजीज को लेकर के आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपको ये माइंड में रखना है कि ये यूनिट आप यहां पर भी पढ़ते हो और आप पेपर 1 में भी पढ़ते हो। आपको जानना है क्या है लिटरेरी रिसर्च, आप चाहे तो गूगल की मदद ले सकते हैं, या फिर गाइज आप लिटरेरी रिसर्च से रिलेटेड आपको कोई भी बुक मार्केट में मिल जाए वो आप परचेज कर सकते हो। और अगर आप PhD एंड ऑल कर ही रहे हो या फिर एनरोलमेंट लिया है आपने, बाय द वे वहां पर आपको ये सब पढ़ाया ही जाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल यहां पर आपको पढ़ाया जाता है, ये सारी चीजें होती है गाइस आपके लिए। अब जैसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे गाइस तो आप ऐसे क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हो, बस थोड़ा सा जैसे कई बार आपके लिए रिसर्च का पैटर्न क्या होता है, जैसे एक आध बार आपके एग्जाम में वो आ गया कि कॉपीराइट एंड ऑल का क्या लिखा रहता है, फ्रंट पेज में क्या क्या चीजें होती हैं। तो कई बार बहुत जनरल क्वेश्चन होते हैं, कई बार गाइज आपके बहुत डीपर क्वेश्चन होते हैं डेटा कलेक्शन एंड ऑल को लेकर के, कि ये डेटा कलेक्शन वो डेटा कलेक्शन, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। ठीक है, यस। असर्शन एंड रीजन दोनों में आई गेस वो ड्रॉप होगा, मे बी मेघा हो सकता है। अच्छा गाइज देखिए, ये मैंने आपको जो मेरी जानकारी में UGC नेट का पैटर्न है उसकी 10 यूनिट्स को मैंने एलिबरेट करने की कोशिश की है, ये बताने की कोशिश की है कि आप कैसे पढ़ो, क्या क्या चीजें आप कर सकते हो, अपनी बेस्ट प्रिपरेशन देने के लिए आपके क्या पास क्या पार्ट होना चाहिए। देखिए यहाँ पर कुछ मैंने राइटर्स भी ड्रॉप करे हैं इस PDF में, तो ये राइटर्स के हैं। यहाँ पर मैंने फिक्शन के लिए कुछ ड्रॉप करे हैं, पोइट्री के लिए कुछ ड्रॉप करे हैं, बड़ा लिमिटेड पार्ट मैंने ड्रॉप किया है क्योंकि इतने में तो कुछ नहीं होता है, इतना तो बड़ा लिमिटेड है। बिकॉज आपका जो सिलेबस होता है ना बहुत बड़ा सिलेबस होता है, तो बहुत बड़े से सिलेबस को कवर अप करने के लिए आपके पास बहुत बड़ा अप्रोच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सो गाइज ये मेरी क्लास थी कि आप अपकमिंग एग्जाम जो दिसंबर में होने वाला है बेसिकली, और उस एग्जाम के लिए आप किस तरह से अपने UGC नेट इंग्लिश सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। द पैटर्न, बिकॉज आपका NTA का सिलेबस 1 लाइन में। इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी सो देन यू कैन आस्क, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपकी क्वेरी का आंसर दूं। और अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे कोर्सेज से जुड़े, आप लगे जब आपको कि हाँ नहीं ठीक है हमें ज्वाइन करना चाहिए, जेन्युइन चीज रहेगी, देन ओनली। सो हमारे पास गाइज आपको अनअकैडमी द लर्निंग ऐप पर मेरा कोर्स UGC नेट एंड सेट एग्जाम्स के लिए मिलेगा, प्लस आइकॉनिक 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन होते हैं। यू कैन टेक एनी ऑफ द सब्सक्रिप्शन, दोनों सब्सक्रिप्शन में मैं ही आपको पढ़ाता हुआ नजर आऊंगा, आइकॉनिक हो या प्लस हो। ऑल द 10 यूनिट्स बाय मी, PDF नोट्स आपको मिलेंगे 100% जो होते हैं, जो चीजें आपको शुरू से लेके लास्ट तक पढ़ाई जाएंगी सबका आपके पास PDF नोट्स होगा, पूरे का एंटायर PDF नोट्स यू विल गेट, ओके। और बाकी लाइव क्लासेस पेपर 1 पेपर 2 के लिए मिलेंगी। न्यू बैच जो मेरा स्टार्ट होगा वो जुलाई 3 से हो रहा है, इफ यू विश यू कैन परचेज। जुलाई 3 गाइज स्टार्टिंग है फाउंडेशन कोर्स, देन 8 जुलाई से आपका प्रॉपर डिटेल कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली बात आपको ठीक लगी होगी। चलिए अभी और भी बातें मैं बता दूं आपको। अगर आप इस कोर्स को अभी लेते हैं, जो बेसिकली अभी का ये टाइम पीरियड है, आई मीन अभी लेने वाले हैं, तो आपको मिलेगा 25% का डिस्काउंट। कब तक के लिए? जून 30 तक के लिए, ठीक है। अगर जून 30 तक आप लेते हैं तो बेसिकली आपको मिलने वाला है 25% का डिस्काउंट। इसके लिए आपको कोड यूज करना होगा राजवीर लाइव, RAJVEERLIVE, जिससे आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। ऐप इंस्टॉल करके आप कोर्स ले सकते हैं। यही गाइज मेरा कोर्स होगा जो अनअकैडमी पर मिलेगा। सर अनअकैडमी में यूनिट वाइज पढ़ाते हैं तो हमें भी यूनिट वाइज पढ़ना चाहिए या फिर सबको एक साथ
प्लीज बताइए। देखिए जैसा वैसे यूनिट नंबर 1 2 3 4 हम लोग यूनिट वाइज पढ़ाते हैं ऑलवेज, एज आई हैव टोल्ड। तो यूनिट वाइज भी पढ़ने में कोई बुराई नहीं होती है, बट अगर आप एक साथ पढ़ो तो और भी बेहतर है, उसमें भी कुछ गड़बड़ी नहीं। सर उर्मिला मेरे को बुरा समझते हो? अच्छा, आई हैव कपल ऑफ क्वेश्चंस। सर मैं अब तक कुछ पढ़ा, क्या मैं दिसंबर वाला जेआरएफ क्रैक कर सकता हूं? अरे पढ़िए तो शुरू करिए। ठीक है गाइस, है ना। सो ये था बेसिकली जो मुझे बेस्ट नॉलेज में थी और जो चीजें बेस्ट थी फॉर यू ओनली, तो वो मैंने आपके साथ डिस्कस करी है। बाकी और चीजों के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी 9 AM भी अनअकैडमी दी लर्निंग ऐप पर फ्री क्लास चलती है नाउ डेज 9 AM मॉर्निंग में। तो अगर आप चाहें तो ये फ्री क्लास आप 9 AM भी अनअकैडमी दी लर्निंग ऐप पर आप देख सकते हैं तो यूजीसी नेट एंड सेट एग्जाम्स, ठीक है ना। ग्रेट सर, आपके वाईटी चैनल पर जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है 11 आर्ट्स का, बुक भी पढ़ूं या कंफ्यूज्ड हूं? दोनों पढ़ना चाहिए। मेरा वाला जो है वो, उससे आपको अच्छा नॉलेज मिल जाएगा, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, बुक पढ़ोगे और डेप्थ नॉलेज